अपन ने कल बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, बरोबर। कैसे केवमैन वगैरह थे, अलग अलग केवमैन और ह्यूमन की स्पीशीज गई और फिर हमें एग्रीकल्चर मिला। फिर फाइनली हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर में हमको बहुत सारे क्रॉप्स कब थोड़े थोड़े नहीं उगाने होते, हमको एक ही क्रॉप बहुत ज्यादा गुना उगाना रहता है। समझ आ रहा है क्या? हमको एक सिंगल क्रॉप या एक दो तीन क्रॉप, लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स बहुत बड़े लार्ज स्केल पे उगाने रहते हैं। और इसी के साथ एग्रीकल्चर में और एक चीज आती है जो हमने बहुत एक्सप्लोर नहीं करी, हम वो आगे देखेंगे, उसका नाम क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। अब जब एग्रीकल्चर में क्रॉप उगाना रहता है, तो हमने कल बात करनी चालू की थी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो हम क्रॉप के कौन सा पार्ट उसका एडिबल है, एडिबल पार्ट, उसके हिसाब से उसको ये करते हैं। एडिबल पार्ट क्या है उसका, कि उसका अपन ट्यूबर खा सकते हैं, उसका रूट खा सकते हैं, या उसके सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ उसको प्लांटेशन में लगा सकते हैं, या नॉन एडिबल है उसका सिर्फ फाइबर उगाएंगे। ऐसा टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या वो कौन से सीजन में उगेगा, वो समर सीजन में उगेगा, कि वो रेनी सीजन में उगेगा, कि वो विंटर सीजन में उगेगा, वो जायद क्रॉप होगा, वो खरीफ क्रॉप होगा, कि वो रबी क्रॉप होगा। ठीक है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। बहुत हमने एग्जाम्पल नहीं लिखे, तो आज हम वही से शुरू करते हैं जो बुकिश एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक बुकिश एग्जाम्पल है, वहां से हम शुरू करते हैं। और हमको और मिलते चले जाएंगे, हम ऐड करते चले जाएंगे। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं एक बार एक चार्ट लिख देता हूँ, फिर तुम बाद में लिख। जनरली समर में जो क्रॉप्स उगाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? जायद। जो रेनी सीजन में, अभी मानसून में जो क्रॉप्स उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और विंटर में जो ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। आज है ना, हमको इन तीनों के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देखिए। एक लिस्ट, एक बेसिक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए एग्जाम्पल्स की, जो ऑलमोस्ट सारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में होती है या प्रेप गाइड में होती है। ठीक है, तुम बच्चे ऐसे तीन का टेबल बना लो, करीब 5-10 लाइन का टेबल बना लो, और एग्जाम्पल्स लिखना चालू करो। मैं चार्ट्स में एग्जाम्पल डालना शुरू कर रहा हूँ, सब जन एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करो। जैसे अभी फिलहाल खरीफ की अगर मैं बात करूँ, तो कॉटन है, फिर उसके बाद में पैडी है। पैडी मतलब राइस, पैडी मतलब डैडी नहीं, ठीक है, राइस। फिर उसके बाद में सोयाबीन, ज्वारी, बाजरा। नहीं नहीं, एक पेज नहीं लगेगा, 10 लाइन लगेगी सर। ग्राउंड नट होता है, शेंगदाना। ग्राउंड नट म्हणजे शेंगदाना। मेज मतलब ऐसे सारा सारा होता है। रबी क्रॉप्स में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो गेहूं, ठीक है। उसके बाद टहाड़, हरभरा। जब सर्दियां खत्म होने आती है ना, तब मार्केट में दिसंबर के एंड से हरभरा निकलना चालू होता है। ठीक है, मटर। जवार बाजरा की, हाँ, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे विंटर क्रॉप्स होते हैं बेटा। समझो, समर में क्या क्या आता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, सिर्फ गार्ड, इतना सारा सारा ये सब पूछ रहे। इतने बेसिक एग्जाम्पल हमको मालूम रहना चाहिए, इतना तो लर्न रहना चाहिए, स्कूल में आता है क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे 8 स्टैंडर्ड के बच्चे ध्यान रखेंगे, ये सब कुछ स्कूल में आता है, तो रट्टा मार के रखना है अच्छे से। तुम बताओ, विंटर में फ्रूट्स कभी भी क्रॉप्स में नहीं आते। क्रॉप्स क्या होते हैं? उगाना, काट देना काम होने के बाद। फ्रूट्स की बागायती होती है, उसको काटते हैं क्या? कब? नहीं, वो उगाते ही रहते
रबी का एक आधा और कहता होगा। गूगल पे डाला तो कितनी बड़ी एग्जाम बना जाए। खीरा और करेला। ये है देखिए, रबी का ये है लेंटिल्स। जनरली ज्यादा करके जो पल्सेस होती है वो इधर ही आते हैं। देखो जी, ये एक्वापोनिक्स का फोटो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। आजकल है ना पेड़ पौधे, देखो ऐसे एग्रीकल्चर करते हैं। देखो इसमें तुमको रैक ट्रे दिख रहा है क्या, ट्रे? देखो एक ही हाइट के ऊपर ट्रे 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 ट्रे, एक ही हाइट पे, एक ही हाइट पे, मिट्टी की जरूरत ही नहीं। वो जो पाइप दिख रहा है ना, पाइप, उसमें देखो छोटे छोटे कटोरे रखे हुए हैं, कटोरे। तो उसमें एक प्लांट्स को जो मिनरल्स चाहिए ना, वो ये क्या उगा रहे हैं, वेजिटेबल कौन सा है ये? कोई क्या है? कोरिएंडर है ना। समझ रहे हो? इतना तो समझता है, पत्ते देख। ठीक है। तो ये इसको तुम देख सकते हो, और नीचे क्या उग रहा है, नीचे के थर में स्पिनच है, वो पालक है नीचे के थर में। तो ये सारा उग रहा है। तो अलग अलग प्लांट्स को जो मिनरल चाहिए, पानी चाहिए, और भी जो मिश्रण चाहिए ना, उसका टोटल में उसका तरीका नहीं आ जाता है। हो जाए। ठीक है, यस, ये बात समझ आई क्या तुमको मुंदड़ा जी? बात समझ आई क्या? तुम बोल रहे थे एक्वापोनिक्स मिल नहीं रहा, देखो। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट टेक्निक है, ये फॉरेन में यूज करते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग खुद के घर पे खुद का भाजीपाला एकदम शुद्ध गावरान उगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसका एक जो ट्रे है, जिसमें से 4-5 फड़े आते हैं अपने रूम जितना लंबा, वो 60,000 में आता है एक। और बाद में तुमको बस पानी चाहिए, और पानी भी बहुत नहीं चाहिए। दिन का तुमको एक ड्रम, तुम पानी का जार लाते हो ना, एक जार, उतना एक जार पानी चाहिए रोज उसको। 15 रुपए का बस एक जार पानी डाल देने, तो वो उसमें इतना उग जाता है कि तुम अपना पूरा मस्त पैकी लगाने के बाद 1 महीने से रिजल्ट आना चालू होता है। और फिर कंटिन्यू ध्यान रखते रहना, पूरा 12 महीने तुमको खाना मिलेंगे, भाजियां मिलेंगी सारी की सारी। और क्रॉप्स अगर तुमको लगाने हैं, फिर एक्वापोनिक खेत में लगाना, फिर जमीन बड़ी लगती है उसके लिए, तो क्रॉप्स बाहर से लाना, सब्जी खुद की घर पे जुगा लेना। ऐसे रहता है। अभी फिलहाल तो हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुमको फार्म लैंड पे क्रॉप्स को ग्रो करने हैं, उगाने हैं, ठीक, अगर तुम्हारा सपना है तुमको अच्छी फसल उगानी है, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो तुमको गुड सॉइल लगेंगे, अच्छी सॉइल लगने वाली है। सेकंड, अगर तुम्हें एक अच्छी फसल चाहिए, अच्छी फसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फूड क्या? प्रोडक्शन। नहीं नहीं, फसल को क्या बोलते यील्ड। हैं? इफ यू वांट अ गुड यील्ड, तो क्या क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए? अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, गुड सॉइल। उसके अलावा हमारे पास गुड क्वालिटी सीड्स होने चाहिए, एकदम अच्छे क्वालिटी के बीज होने चाहिए हमारे पास। एक ही मतलब, अगर तुम सिर्फ गेहूं उगाने जाओ ना, गेहूं, तो गेहूं के 200-300 अलग अलग वैरायटी के बीज आते हैं अभी। तो उसमें तुमको अच्छा वाला लेने का है। बहुत हाइब्रिड भी आते हैं, हाइब्रिड ऐसे रहते हैं कि समझो वो गेहूं का मारते ही भुस्सा बन जाता है, इतना जल्दी आटा बन जाता है उसका। लेकिन वो एक बीज लगाए, तो अगर गेहूं के एक क्रॉप, मान लो ऐसे 6 तूरे निकले, तो हाइब्रिड में उतने ही हाइट के क्रॉप जो है, करीब करीब 10-12 तूरे निकल जाएंगे। ऐसा फर्क रहता है दोनों। तो ये जो है, ये एकदम गवार रहता है, गवार गावरा। और ये वाला इधर वाला क्या रहता है, हाइब्रिड। ध्यान रहेगा कि तुमको, पक्का। तो गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए, तो लोग अभी तो बहुत सारे लोग हाइब्रिड ही यूज करते हैं।
मेजोरिटी फार्मर जो अभी हाइब्रिड सीड ही इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सीड किधर बनाते हैं? साइंस लैब में बनाते हैं, कुटाने करते करते। हाइब्रिड सीड डिस्कवर नहीं होते, किधर जाते जाते नेचर में आ रही थे कि भारी वाला गेहूं मिल गया, स्विट्जरलैंड से लाया, ऐसे नहीं रहता, वो बनाना पड़ता। तो भारी वाले जो हाइब्रिड सीड रहते हैं डिस्कवर नहीं होते, ये इन्वेंट होते हैं, इन्वेंट, इनको हम बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं। हाँ, अच्छे रहते हैं, गुण अवगुण दोनों ही रहते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन चलो, उसके बाद में क्या चाहिए? तुम्हारी जो सॉइल है ना, सॉइल, वो सॉइल एरेटेड चाहिए। एरेटेड म्हणजे सॉइल के अंदर भरपूर सारा ऑक्सीजन होना चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन, हवा छोड़नी पड़ती है मिट्टी के अंदर। तो मालूम है, जो खेती में उनको मालूम हो। ठीक है, पूरी सॉइल टर्न कर करके मोकड़ी करनी पड़ती है, पूरी मिट्टी महीना महीना भर मोकड़ी रखते हैं। और उस गड्ढे खोद के, ताकि उसमें हवा जा सके अंदर, अच्छी मिट्टी मोकड़ी होनी चाहिए एकदम, हवा खेलनी चाहिए मिट्टी के नीचे। फिर उसके बाद में तुमको पानी पहुंचाना है। ठीक है, वाटर पहुंचाना है। उसके बाद में तुमको फर्टिलाइजर वगैरह अच्छे देना है, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर एक तो दो, या फिर मैन्योर दो। भाई फर्टिलाइजर या मैन्योर क्यों लगता है? ये प्लांट का खाना होता है, जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है ये उसका खाना होता है। जैसे बेबी को, छोटे बेबी को मैमल्स में फीडिंग करते हैं, या बर्ड्स में उसको अड़ई बड़ई टुकड़े विकड़े ला के देते हैं, फ्लेश के छोटे छोटे से, देखे ना, चिड़िया विड़िया वो सब आउल वाउल ला के देते हैं। तो ये जब प्लांट छोटा होता है ना, बेबी प्लांट होता है, नहीं, उसकी फीडिंग होती है, इससे उसको पोषण तत्व मिलते हैं। कौन से पोषण तत्व इतने जरूरी होते हैं कि ऐसे कौन से पोषण तत्व है जो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए? तो ये रहते NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन ऐसे पोषण तत्व है जो प्लांट्स को चाहिए चाहिए। भाई ये मिट्टी में नहीं रहते हैं क्या? मिट्टी में रहते हैं ये, लेकिन अच्छी वाली मिट्टी में। लेकिन अभी हमने, इंसानों ने, हमारे हवरट पाने के चक्कर में, हम इंसान ऐसे है कि अगर हमको वो सोने की अंडा देने वाली कोमड़ी मिल गई, रोज हर हफ्ते में समझो एक अंडा देती थी वो, हर हफ्ते में एक अंडा देती थी, और वो बहुत बड़ी कोमड़ी थी, बहुत बड़ी, एकदम फुल साइज की, इतनी मोटी, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे एक इमेजिन कर लो, एक अलग सी स्टोरी, थोड़ी सी अलग बना रहा हूँ जो तुमने सोची उससे। और वो हफ्ते में एक सोना का अंडा देती थी, तो वो उसको बेच के बहुत मस्त पैसे पैसे मिलते थे। तो एक टाइम बाद लालच आ गया, इतनी बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे, और कुछ खाती पीती भी नहीं है, मैजिकल कॉमेडी, खाती पीती भी नहीं, डायरेक्ट सोने का अंडा देती है। शायद इतनी बड़ी इसलिए होगी क्योंकि इसमें जितने अंडे आने वाले हैं वो भरे पड़े वाले हैं शायद, सारे के सारे इसके अंदर। तो उस कुमड़ी को मार दिया, किल कर दिया, और सारे खोल के देखो तो कुछ आमड़ा, उसमें कुछ अंडा विंडा मिले उसने, फिर सोने का खत्म हो गया करके। तो हम इंसान इतने हावरट है। मिट्टी के अंदर ये पोषण तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अगर इंसानों ने खेती नहीं की तो अच्छी मिट्टी के अंदर ये भरपूर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जिधर बहुत सारे एनिमल्स मर रहे होते हैं, उनकी लाशें सड़ रही होती है, बॉडी डिकम्पोज हो रही होती है, मिट्टी में बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं। लेकिन हम इंसान अपने खेतों में जो क्रॉप्स उगाते हैं, हम इतने वर्षों से उस पर क्रॉप्स उगा रहे हैं उस मिट्टी में, कि हर बार जो फसल लगती है, जो क्रॉप्स लगता है, जैसे स्पॉन्ज के बोल को, एक मग्गे में तुम्हारे पास पानी था, और स्पॉन्ज लिया तुमने, स्पॉन्ज का टुकड़ा था रेक्टेंगल वाला, देखा होगा ना रेक्टेंगल वाला स्पॉन्ज। अगर वो लेके तुमने उस मग्गे में थोड़ा सा डुबा दिया, प्रेस नहीं किया, बस डुबा दिया, तो पानी खींचना चालू कर देता है, पानी सोखना चालू कर देता है, पानी खींचता है, सब। तो हम जो प्लांट मिट्टी में लगाते हैं, वो मिट्टी के अंदर से पोषण तत्व सब करके ले लेता है, खींच के ले लेते हैं सारे के सारे। भैया आपकी तो हम आवाज कट कर आ कोई रही भी है। जमीन, भैया आपकी आवाज कट कर आ रही है। अभी आ रही है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ भैया। अभी clear है? हाँ भैया। तो अभी अभी हमने एक ही जमीन पे इतनी फसलें उगाई, इतनी फसलें उगाई, फसल उगाई, काटी, बेच दी, अगली फसल लगाई, उगाई, काटी, बेच दी, अगली फसल लगाई, उगाई, काटी, बेच दी। इतने साल के हमें एक ही जमीन पे, सैकड़ों साल से, 200 300 साल हो गए, 100 साल तो ऐसे ही, 200 साल तो ऐसे ही हो गए, कि उस मिट्टी के अंदर के पोषण तत्व बचे नहीं है। झाड़ को मिट्टी से इतनी छोटी सी अपेक्षा है, NPK, कि भाई मिट्टी भी तो मुझे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ला के दे। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे इतनी सी अपेक्षा है कि तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क ला लो। ठीक है, वैसे झाड़ को मिट्टी से इतनी सी अपेक्षा है कि वो बस मिट्टी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन हमने इतने प्लांट्स उगाए हैं मिट्टी के अंदर कि पहले पहले के प्लांट सब कुछ लेके चले गए। अब मिट्टी तो है, लेकिन मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बाहर से लाके दबा दबा डालना पड़ता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का खिचड़ी बना के हम जो मिट्टी में डालते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर। या फिर जो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर रहता है, ऑर्गेनिक, गाय का शेन, झाड़ के पत्ते,
कागज, कांदे के छिलके, खरकटा खाना, केले के छिलके, ये सबके मिश्रण से जो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्योर। उसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइजर रहता है ना, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या फर्क है इधर देख। फर्क तो बहुत सारे, बेसिक फर्क क्या है, फर्टिलाइजर जो है सिर्फ वो एक केमिकल मिक्सचर है, केमिकल मिक्सचर किसका, ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के कंपाउंड, के कंपाउंड्स का। बच्चों बात ध्यान से सुनो। और मैन्योर क्या रहता है, मैन्योर, ठीक है, ये फर्टिलाइजर को मराठी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खत, मराठी हिंदी में। और मैन्योर को क्या बोलते हैं, शेन खत, ठीक। तो मैन्योर क्या रहता है, फर्टिलाइजर रहता है ऑर्गेनिक, मैन्योर रहता है ऑर्गेनिक वेस्ट और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम कंपाउंड्स प्लस अदर कंपाउंड्स प्लस ह्यूमस, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमस, इंसान मिलके गोबर में डाल के खेत में नहीं गाड़ते, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो, ये रहता है फर्क इन दोनों में। फर्टिलाइजर से प्लांट को क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो उसके लिए जरूरी है क्या, बिल्कुल, ठीक है। मैन्योर से प्लांट को क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और क्या मिलता है, कुछ और भी तत्व मिलते हैं। और क्या मिलता है, ह्यूमस, मोकली मोकली मिट्टी, कभी चींटी का, चींटियों का, मूंगी का, एंट का, वारू, एंट हिल, जमीन पे किधर चींटियां बाड़ू गोला करती, कितनी माऊ माऊ दिखती है दिखने में, देखा क्या, उसकी मिट्टी देखी कभी, एंट हिल की कितनी माऊ माऊ रहती है। कभी तुम्हारी बस किधर की होगी, कभी तुम खेलने किधर गए होंगे, रास्ते के बाजू में खड्डा है, उधर बहुत सारी काली चीटियां, लाल चीटियां, उधर माऊ 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 ऐसे गोल गोल इसमें पैटर्न में सारी रेती पड़ी रहती है, छाने वाली मिट्टी, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस, मोकड़ी मोकड़ी मिट्टी, एकदम भारी मिट्टी जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक। तो भैया फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और भैया मैन्योर के अंदर भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और भी तो तीन तीन चीजें है, अदर कंपाउंड है, ह्यूमस है, माइक्रोब है। फिर अपन मैन्योर क्यों नहीं डालते, शेयर क्यों नहीं डालते, फर्टिलाइजर बनाना, अब बोनी भी कर लाना, उसकी क्या गरज पड़ेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कॉन्सेंट्रेट। और जो गाय के गोबर से और पाले पाचोड़े से, लीव से, वगैरह वगैरह सारे चीजों से जो मैन्योर बनता है, उसमें ये चीजें, ये सारी चीजें डाइल्यूट होती है। भाई इसका मतलब है, तुम गुलाब जामुन खाना चाहते थे, गुलाब जामुन खाना चाहते थे, तुम आ रहे थे, तुम्हारे घर पे फंक्शन चल रहा, बहुत बड़ा फंक्शन था, शादी थी, तो सुबह नाश्ता था, दोपहर में खाना था, शाम में हाई टी थी, रात में डिनर था, सब था। और तुम समझो कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग, तुम वहां से रिटर्न आ रहे थे अपने घर पे, ठीक है, शादी चालू, फंक्शन वंक्शन शुरू हो गया, लेकर रुकने वाला है। सुबह 8 बजे से 9, साढ़े 9 तक नाश्ता था, क्योंकि वापस 12 बजे खाना ही, 11:30, 12, 1 से डिनर है, बोलना चाहिए। शाम में 4 बजे हाई टी, और रात में वापस 8, 9 बजे से डिनर है ही। तो ज्यादा ज्यादा नाश्ता 8 से 9 बजे तक था सब। तुम पहुंचे 10 बजे यहाँ पे, 10, साढ़े 10 में, और तुमको नाश्ता करना। और तुम्हारी मम्मी, एक तो तुम्हारी मम्मी को बहुत कौतुक रहता तुम्हारा, तुम आ गए, लगे तुम्हारी मम्मी एकदम पटकन गई, उधर स्टॉल लगाए वाले थे उनको बोली थोड़ा सा, तो वो बोले खत्म होते आ गए आंटी जी। तो वो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा जो जो मिल गया ऑर्डर, आणि मम्मी ने एक कटोरी ली गुलाब जामुन के लिए, गुलाब जामुन ही खाता हूँ, ठीक है, या कुछ गुलाब जामुन बचा। और समझो तुमको गुलाब जामुन का पाक बहुत पसंद था, तो पाक भी थोड़ा सा बचा, तो उसने थोड़ा सा, इतना सा पाक बचा था, टोप पलट के बांट के, तब भी पूरी बांट की पूरी नहीं, इतू सी इतू सी 2 चम्मच पाक निकले से, तुमको बहुत पसंद था, मान लो ऐसा कंडीशन। अब बहुत सारा पाक बनाने के लिए, अब तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गई, थोड़ा भी नहीं है क्या, जाओ इसमें लेके आओ, और वो एकदम डर गया वो, अरे बाप रे, ये मेन बॉस है एकदम, इससे पड़ गई उसकी काम वाली की, तो वो कटोरी लेके गया, फुल पानी भर के ला लिया उसे, और शक्कर डाल दिया थोड़ी सी। तो आने के बाद, पीने के बाद तुमको पाक लगेंगे कि शक्कर का पानी लगेगा, शक्कर का पानी। तो उसमें, उसमें पाक है, जो तुमको दिया गया वो एक गुलाब जामुन तो तुमने कटोरी में का खा लिया, लेकिन बाकी में पाक है क्या, हाँ, पाक इतू सा था, और बाकी सारा पानी 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 था। आणि जो लोगों ने पहिलेच नाश्ता करा, सुबह सुबह टाइम पे नाश्ता कर लिया, तुम्हारे भाई साले एक दिन पहले जाके तो पूरे, है ना, सब खेल रहे हैं अभी मस्त गेम भी, चर्चा करते बैठे, एक कोर्से में खुपरे कुर्चे विर्चे लेके, सब बुढ़े बुढ़े लोग एक जगह कुर्सियां लेके बैठे, ठीक है, बाकी के लोग घर के आवर रहे, चालू है सबको उधर। तो जिन्होंने सुबह नाश्ता किया उनको पाक मिला था, बिल्कुल, उन्होंने तो खाया भाई, उन्होंने तो ओरिजिनल पाक खाया, उन्होंने क्या पानी मिला मिला खाया,
तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क समझ आ रहा है क्या तुम? फर्क समझ आ रहा है क्या तुमको? मैन्योर में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तो है, लेकिन अगर हमने इतना फर्टिलाइजर लिया और इतना मैन्योर लिया तो इतने फर्टिलाइजर में पूरा दबा दबा के नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है। और अगर हमने उतना उतना मैन्योर लिया, एक गोनी फर्टिलाइजर और उतनी गोनी मैन्योर लिया, तो उतनी गोनी मैन्योर में इतना सारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है। अभी मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए मैन्योर अच्छा, शेन खत अच्छा, लेकिन प्लांट्स जल्दी से उगाने के लिए फर्टिलाइजर अच्छा। लोग मिक्स करके डालते हैं। बात समझ आई क्या तुमको? ये तुमको ये फर्क समझ आ रहा है क्या? अगर फर्टिलाइजर की एक गोली लाई दाना दन एनपीके मिलेगी, मैंने की उतने साइज की गोली लाई, उतना जो वजन का लाया तो उतना सा इतना सा एनपीके मिलता है। तो तुमको फिर और क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा, म्हणजे अच्छी मिट्टी मिलेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और अदर भी जो बहुत सारे तत्व रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं, वो भी सब मिलेंगे। तो ये भी तो ह्यूमस तो लगता है, ह्यूमस तो प्लांट को सरवाइव करने के लिए अच्छा अच्छा फील हो। अब तुमको देखो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए सब्जी रोटी तो बनाती है रोज घर पे, और मम्मी वही बनाती रही, वही बनाती रही, वही बनाती रही, वही बनाती रही, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो एक दिन तो चिल्लाओगे ना, मम्मी कुछ तो दूसरा बनाओ, एक दिन तो पाव भाजी बनाओ, एक दिन तो 4 साल में मैगी नहीं खाई, एक दिन तो मैगी बनाओ, कुछ तो बोलोगे ना। हाँ, एक दिन तो मैगी बना रही है, खाना है। निश्ता बोल रही, देखो तेरी मेरी दुखद कहानी है। देखो देखो इधर, तो ये सारे के सारे अभी क्या होता है वो, किधर बोल रहा था? अब मैं मैगी और दाल बाटी के बारे में सोच रहा हूँ, बस पाव भाजी उसके बारे में मैं बोल क्या रहा था, सर क्या समझ रहा था? एक बार तो अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ तो तुम्हारी मम्मी अगर रोज तुमको वही सब्जी रोटी, वही सब्जी रोटी, थोड़ा सा सब्जी बदल के, लेकिन हफ्ते भर में वही टाइम टेबल चलते रहता है, बार 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 हर हफ्ते का, तो एक साल में तो कंटाल जाओगे ना। अगर एक साल तक चिप्स का पूड़ा भी नहीं खाया बाहर से, कुरकुरे भी नहीं खाया, तो जेड़े हो जाओगे, आइसक्रीम कुछ भी घर का छोड़ के खाइश नहीं रहे बाहर का, जेड़े हो जाएंगे ना। ऐसे ही जिंदा तो रहोगे ना, मरोगे क्या? जिंदा तो रहेंगे। तो प्लांट्स को अगर हम, ध्यान से, प्लांट्स को अगर हम फर्टिलाइजर डालें तो जिंदा तो रहे, लेकिन उसको सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मिल रहा है। अगर मैन्योर डाला तो उसको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के साथ ह्यूमस भी मिल रहा है, चिप्स कुरकुरे पर भी मिल रहा है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल रहा है, चॉकलेट विकलेट थोड़े का, उसको अदर कंपाउंड मिल रहा है, कभी एक आध बार पाव भाजी, एक आध बार दाल बट्टी, महीने में 2 बार तो कुछ, 30 दिन में, हर 15 दिन में एक तो कुछ तो नया नया सा हल्का सा उपमा, पोहे, कुछ तो होता है अलग सा, डोसा बीसा उसके घर पे, तो थोड़ा अच्छा लगता है। प्लांट दोनों भी केस में उगेगा। समझो तात्या के घर पे फर्टिलाइजर डाला सिर्फ, ठीक है, तो उसको सिर्फ 7 दिन वही चरट लगाई, उसको दूसरा कुछ खाने को नहीं दिया। आणि हिरंशु के घर पे 7 दिन वो, आणि अगले हफ्ते में 6 दिन एक चीज, और फिर 15वीं दिन, हर 15वीं दिन कुछ तो नया। तो दोनों की हाइट तो बढ़ने वाली है, दोनों ट्यूशन आने वाले, दोनों स्कूल जाने वाले, दोनों जिंदा रहने वाले, लेकिन खुश कौन रहे? ये था story। तो प्लांट, प्लांट लिविंग थिंग है क्या? प्लांट को हैप्पी सैड फील होता है क्या? प्लांट को हैप्पी सैड ये सब कुछ फील होता है क्या इंसानों के जैसा? होता है। मैंने पढ़ा था ना तुमको पहले। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें हैप्पीनेस दूंगा। हाँ? ठीक है। तो जगदीश चंद्र बोस नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैगी बना दो। जगदीश चंद्र बोस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया था कि प्लांट्स को भी हैप्पीनेस चाहिए। तो प्लांट को अगर खेत में खुशी से उगना है, हंसी खुशी से उगना है, तो उसको क्या देना चाहिए? मैन्योर। लेकिन प्लांट को बस फटफट फटफट उगाना है, काट के बेच देना है, तो फिर क्या डालो? फर्टिलाइजर। लेकिन उस चक्कर में फर्टिलाइजर तुम डाल रहे हो, देखो मैन्योर तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैन्योर के अंदर भी है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ही है। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर के अंदर भी है बेटा, लेकिन पूरा का पूरा वही। तो जब हम फर्टिलाइजर मिट्टी में डालते हैं ना, तो मिट्टी में जो छोटे छोटे से जीवाणु थे ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, उनका गेम ओवर हो जाता है। ठीक है। धना धन धना, बच्चा आत्महत्या कर लेता है, खाने को कुछ दूसरा देश में रहे, समझ रहे हो? घर का दिया जाए। चलो ये इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या? नहीं,
उसके ऊपर से जाते हैं फिर गेट के पास वापस आ जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते। बाहर जाने के बाद याद आता पैसे तो इनके पास ही चाहिए। जार वाले को पूछते रहते 15,000 10 में दे दे, 5 रुपए पास का कूड़ा खरीदूंगा तो भाव नहीं करेंगे था पर जो भी, चलो ये तुम पहले छाप लो सारा का सारा। ये तो लिख लिया ना तुमने। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको अगर अच्छी फसल चाहिए, अरे नमूनो, तुमको अगर अच्छी फसल चाहिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये 5 चीजें, बस ये 5 है क्या? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। इधर देखो, अपने को और क्या चाहिए? जब अपन फसल उगाते हैं ना, तो फसल के साथ में बहुत सारी जंगली घास वहां पे उग जाती है। ठीक है, जंगली घास, कांग्रेस गवत वहां पे, तो अपने को उसको क्या करना पड़ता है? निकाल फेंकना पड़ता है उसको। निकाल फेंकना पड़ता है उसको। अरे यार कैसे समझ आया कितना? और इसके साथ में हमको और क्या करना पड़ता है भैया? बस इतना। और अच्छा, इस पे इंसेक्ट भी हमला कर देते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, या फिर उंदीर तोड़े, रोडंट। तो हम उन सबको गायब करने के लिए हमको स्प्रे करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। नहीं, वीडीसाइड, वीडीसाइड तो इसके लिए रहता है। और ये रोडंट वोडंट ये सब और कीड़े मकोड़े भगाने के लिए हर्बिसाइड। बात समझ आई क्या तुमको? ऐसा सारी पावर करनी पड़ती है। फिर लास्ट में हमको हमारी फसल बर्ड से और वेदर से बचानी पड़ती है। तब जाके फाइनली हमको एक क्या मिलती है? गुड हार्वेस्ट, या फिर गुड यील्ड, ये हमको मिलती है बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद। तो हमको खेती बाड़ी करने में बहुत जिद्दोजहद रहती है। तुम सब बच्चे लिख लो अभी यहाँ से, हेडिंग लगाओ, जो भी बोर्ड पे लिखा है आराम से छाप लो, समझ समझ के छापो। हाँ, बोर्ड। भैया को मैगी ला के दी। कितने साल हो गए? बाप रे। याद भी नहीं मेरे को, मैगी कूड़े का भाव जानने लगे मेरे को, कितने साल हो गए, 10 रुपए थी मैगी तब पहले। ओ, 7 रुपए की 15 की 7 7 और 15 वो yippee मसाला नूडल खाए थे मैंने लास्ट टाइम, नूडल मिलते को अभी yippee। पे 5 थे। अरे अरे बैच पे 10 मिनट थे मेरे वहाँ कैमरा ऑन करो रे। आराध्या, आयुष, राघव, कृष्णा। हाँ भैया, शॉपीस है क्या? चलो पैसे नहीं बांटूंगा मैं, कैमरा ऑन करके बैठो, लिखो जल्दी। कृष्णा काय झालं तुमच्या कॅमेरा? क्या क्या मेरे को? राघव जल्दी लिखो, सब जन जल्दी लिखो, आदिरा चहिता फटाफट लिखो, सब जन नोट डाउन करो, समर भाऊ, कार्तिकी ताई तुम्ही लासूर पासून किती लांब राहतात? 10 किलोमीटर. किती? 3 किलोमीटर? 6 किलोमीटर? 10. 10 किलोमीटर. सुट्टीच्या दिवशी संडेला वगैरे इकडे येऊन अभ्यास करत जा दिवसभर. अजून कोण आहे? समर तू जल्दी आ भाऊ, वापस लासूर. आयुष तुम भी गंगापुर में रहते हो, एक आध दिन आ जाने का, छुट्टी के दिन पूरा दिन आ जाने का भाई है। साथ में कोई नहीं। ठीक है भैया। भैया राघव नीचे ले कृष्णा लीजिए। शेगाव से लासूर आने में कितने घंटे लगते? क्यों राघव कृष्णा, वहां से यहाँ पर आने में कितने घंटे लगते? भैया 1 1.5 घंटा लगता है. आयुष यानी तुम कुछ बहुत दूर नहीं हो।
छुट्टी के दिन सुबह सुबह बोलने का छोड़ दो, बोलना हमको शाम में इधर से भेज देंगे। भैया नीचे रहने का। 1 मिनट धीरज, स्कूल शुरू हो गई है धीरज इस बार? नहीं कब से भैया, शुरू हो? 30 तारीख से। तुमको छुट्टी मई और जून 2 महीने होती है क्या, कि ऐसे जी 10 भैया, में 15 में छुट्टी होती है? 1 मई से फिर 30 जून तक रहता भैया। और अप्रैल में चलती है स्कूल पूरी? हाँ भैया। वहां पे मानसून आ गया क्या, बारिश है वहां पे अभी? बारिश तो बहुत है भैया। सबका हो गया नहीं? कैमरा उसको चश्मे काट चले तब भी तब पीछे बैठा। पहले रुमाल डाल देने का। साला नीचे बच्चे ऐसे भागते आ रहा हूँ, घर से भागते रहे, छुट्टे हुए भागते रहे। आंटी को पूछना, आंटी के सामने स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है साइंस का? पहला सेकंड कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकंड चालू है, हमारा सेकंड चालू। पिछले साल सीखा है ना? सेकंड पहला पिछले साल जो बच्चे थे 7th में उन्होंने तो सीखा ही हुआ है। पिछले साल के नोट भी पढ़ के चले गए स्कूल में तो शाइनिंग मार देंगे। अच्छी पढ़ाई करो इस साल एनएसओ में। एक टाइम था जब वो प्राची जादव को पीछे डालना पलक सोनी को इम्पॉसिबल लगता था। अभी वो कितने पीछे रह गए, पलक दीदी किधर का किधर आ गई। तुम्हारे क्लास में होती थी ना कौन सी दूरी एक नमूनी, निक्की, गई ना वो छोड़ के। हाँ, वो जो भी, पर ठीक है ना, वो गई तो ओमकार आ गया। सब करे इसमें। बोलना है कि जरा आधा घंटा खेलते जाओ, ग्राउंड का भरपूर वापर करो। तो पत्र किसके लेना है? बैडमिंटन होंगे ना तुम्हारे पास, लाने का, मस्त खेलने का। हम इस टाइम डाल के बुलाना शुरू करते हैं आदत लगने का। इनको पहले बड़े जबरी हम ही भेजते थे, फिर ये 1-2 बार इनको भेजा, ये रोज खेलते हैं भैया 5 से 7 सुबह। सवेरे में अपनी 5 से जैसा पढ़ाई करो, तुम्हारा स्कॉलरशिप का भी टाइम टेबल बनाने कर लिया मैच है, बनाया गया है, अब लगा कि स्कॉलरशिप तो सबको बैठा है ना, स्कॉलरशिप का भी होने वाला है। मैंने और मैं एनपीके के आगे क्या लिखा है? कंपाउंड, सीपीडीएस म्हणजे कंपाउंड्स। किसी को कुछ लिखा हुआ नहीं समझ रहा हो तो कृपया कृपया अपना मुंह खोल के पूछो। तुम म्यूट रहोगे तो मुझे नहीं समझेगा। पूछने का, बिंदास पूछने का, डरने का नहीं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं गाड़ी लेके तुम्हारे घर पे तुमको फटके देने आ जाऊंगा, और क्या ही होगा। टेंशन नहीं लेने का। है।
कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेने का। निकुंज बबुआ हो गया। सब बच्चों का हो गया। 2 मिनट लिखो ना, भैया। जल्दी लिखो। देखो भाई, कुछ भी लिखना है लिख लो जल्दी जल्दी। नीचे ले लिया है, नीचे का कुछ लिखना, स्क्रॉल करके पट पट लिख लो। ये कैमरा बंद करने की क्या बीमारी है बाप रे, अलग ही बीमारी है। सेम सेम बट देखना लिखो जल्दी लिखो। ओ यार बिकॉज़ दीदी तो कोई करे हाँ, कितने दिन हो गए। अच्छा है इस बार लेकर हमारे से ओए सभी का हो गया जी। ओ यार तुमने ना एक शर्ट एडजस्ट कर पीछे शांत। ओ भाई हो गया क्या? ओ ये ये लिख लो, नीचे का लिख लो लास्ट पॉइंट जल्दी से। सब जन लास्ट पॉइंट लिख लो, 8 नंबर का, बर्ड से वेदर से बचाना।
ओ भैया उधर एक गिरा है। दे वो ओढ़ आगे रख, वो चमड़ी में स्टैक काट। ओ भैया इधर गिरा था, पांडे बात है। ये पांडे कुछ भी चक्कर चक्कर काय की बास लेता रहता क्या, टॉयलेट में लगाने के रहता हूँ। और सब पे और उज्जवल भैया चलो ये हो गया क्या, नहीं क्या लिख रहा था? वो लास्ट तक ठीक, जल्दी आगे आके बैठ, उठ जल्दी उठ वहाँ से। गुड है गुड। अरे वो उठ वहाँ आपने से कैसे जल्दी लिखा से, है? उठ वहाँ से जल्दी से, आगे आके बैठ। बोला वहाँ पे है बच्चा, उसका आगे बैठा, बॉटल के आगे बैठो। चलो पढ़ने का क्या आगे का हो गया ये। बर्ड्स से बचाने के लिए क्या लगाते हैं खेत में, स्केयर करो। और वेदर समझने के लिए क्या यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, वो सबने ध्यान रखना है। बर्ड से बचाने के लिए स्केयर करो लगा के रख देते। और वेदर से बचाने के लिए फार्मर्स कभी भी अपना जो पूरा खेती बाड़ी रहता है, वो हर साल का वेदर फोरकास्ट देखते हैं, वो पूरे सीजन का एक ब्रीफ, और उसके हिसाब से प्लान करते हैं। और फिर भी हमेशा वेदर तो ऐसा है कि हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। हम कोशिश कर रहे हैं वेदर को प्रेडिक्ट करने के, आज से 4 दिन बाद कैसा मौसम होगा ये ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अलग अलग हमने वेदर फोरकास्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं। जैसे कि एक होलिस्टिक मॉडल रहता है, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल मॉडल रहता है, एक एनालिटिकल मॉडल रहता है। ऐसे हमने अलग अलग टूल्स और डिवाइस बनाए, कुछ ऐसी चीजें बनाई, एप्स बनाए, जिसके मदद से आज से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद क्या वेदर होगा, इसका हम एक हल्का 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 प्रेडिक्शन देते हैं। हालांकि हम प्रेडिक्शन कुछ ऐसा देते हैं और निकलते टाइम कुछ ऐसे निकल जाता है। बोले तो हमारे से थोड़ा थोड़ा तो मैच करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच नहीं भी करता है, हमारा प्रेडिक्शन हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता। तो हम अपने वेदर फोरकास्टिंग का जो प्रेडिक्शन रहता है, प्रेडिक्शन, उस प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी और बेहतर मॉडल्स के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। हम इंसान कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पंचांग के मदद से हमें समझ जाता है, पंचांग देख के, कि आज से 4 साल बाद अमावस्या कितने तारीख को कितने बजे अर्थ से कहाँ से दिखेंगी, इतना हमको एक्यूरेटली समझ जाता है पंचांग की मदद से। वैसा ही कुछ ऐसी चीज बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे हम वेदर का फोरकास्ट एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। आज से 1 महीने बाद लासुर स्टेशन में कैसा मौसम होगा, कितनी बारिश होगी, कितने बजे से कितने बजे तक होगी, इतना हम बता सके, इस पे हम काम कर रहे हैं। हालांकि अभी हम बहुत 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 पीछे हैं। क्या हम वेदर अभी तक फोरकास्ट कर पाए, क्या हम वेदर प्रेडिक्ट कर पाए हैं अच्छे से? नहीं, हम अभी बस 1% पे पहुंचे, 1% पे। अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बर्ड्स के लिए तो स्केयर करो, या वो तुमको पता होगा, गन यूज करते हैं, गन। ठीक है, साउंड गन, सुना है क्या तुमने? साउंड गन यूज करते हैं ताकि सारे पंछी भाग जाए। उसमें पटाखे भरते हैं, बड़ा सारा कैनन तोप जैसे रहता है, फटकन जलाते हैं उसको, ऐसा जोर का हो जाता है, सारे पंछी भाग ये जाते तो हैं। रस्सी जैसा कुछ तो भी बोल वो भी रहता हूँ। पत्थर अंदर। सब बच्चों वेदर फोरकास्टिंग के बारे में लिख लो जल्दी से। लाइन तो देख के लिखना है। जो साइंटिस्ट बर्ड को स्टडी करते हैं ना, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो वेदर को स्टडी करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट। हमारे इंडिया में जो आईएमडी नाम की संस्था है, ठीक है, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये वेदर फोरकास्टिंग का काम करती
ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी में भी अलग अलग संस्थाएं काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट की खुद शायद कोई संस्था नहीं। हालांकि एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हो के गए, तुमको उनके ऊपर किताब या यूट्यूब के वीडियो देखने चाहिए। उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। उनको पंछियों का बहुत नॉलेज था, बर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था। कुछ पंछियों की तो भाषा भी समझती थी उनको। सब बच्चों ने लिख लिया इतना? आगे बढ़ने से पहले तुमको एक लाइन पता होनी चाहिए सिर्फ, कि जितने भी अपने वेजिटेबल होते हैं, जितने भी अपने फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, ऐसे सजावट के जो झाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह रहते हैं, शो के झाड़, पता है ना तुमको? घर में लगाते हैं ना, किन्हीं किन्हीं के घर में होता है ना, जो ग्रो नहीं करता, लेकिन बस वैसे ही पड़ा रहता है, लिविंग होता है लेकिन ग्रो नहीं करता। शहरों में बहुत जन अपने घर के बाहर भी लगाते हैं, ठीक है, रास्ते पे उगाते हैं, ऐसे यूकलिप्टस जैसे उग जाता है, एक हाइट तक उगता है और वो उगता ही रहता है, उगता उगता रहता है। तो ये सारे के सारे ये वाले टाइप के क्रॉप्स जो है ना, ये जिस फील्ड में आते हैं उसको उस फील्ड को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अगर तुम अपने घर पे ये सब कुछ उगाना चाहते हो, ठीक है, एकदम सारा का सारा अपने घर पे ही चाहते हो, तो तुम्हें हॉर्टिकल्चर की स्टडी करनी चाहिए। गूगल पे, यूट्यूब से तुमको अलग अलग हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो है उनकी पढ़ाई करनी चाहिए, ये चार। और विशेष करके फ्रूट्स, सबसे विशेष करके फ्रूट्स, ठीक है, ये तुम्हें पता रहना चाहिए। फिर हम आगे का पढ़ते हैं, जल्दी इतना लिख लो। ऊपर का लिखना नहीं ना किसी को। अब देखो बेटा, एग्रीकल्चर में कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। हम वो स्टेप्स लिखेंगे, फिर एक एक स्टेप्स के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। आराम से एक बार वो स्टेप्स लिखेंगे और फिर आराम से एक एक के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। हेडिंग लगा लो सब जन। हम्म। सबसे पहले रहता है मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है पता है तुमको? फ्लोइंग और लेइंग, लेवलिंग। सबसे पहले तो नांगरनी करते, प्लोइंग, और फिर मिट्टी को समतल करते, एक लेवल पर लाते हैं सारी की सारी, उसको अपन बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है। प्लोइंग किसकी मदद से करते हैं? या फिर डेवलप। हो, या फिर कल्टीवेटर, ये सबके मदद से करते हैं। उसके बाद में हमको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में हमको सो करने पड़ते हैं सीड्स। ठीक है। सेकंड स्टेप तो वो है, अच्छे बीज जो है हमको बोने रहते हैं। उसके बाद में सॉरी सॉरी, या फिर बीज बोने से पहले भी ना, रुको, सेकंड स्टेप सोइंग ऑफ सीड्स नहीं रहती, पहले खत वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं सारा का सारा।
हाँ, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्यूर। थर्ड रहता है सोया सीड्स। ये सारे के सारे स्टेप्स है ना एकदम ऑर्डर में फॉलो किए जाते हैं। भैया बोलो जी। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स सीड्स सोइंग के पहले ही लगाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग अभी देखो प्रैक्टिस में, रियल प्रैक्टिस में तो मैक्सिमम जन क्या करते हैं, फर्टिलाइजर पहले बीज बोने के बाद फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, वो भी प्लांट के पास पास में उतना उतना डालते हैं, है ना। लेकिन इसमें बड़े बड़े देशों में क्या करते हैं, जिनके पास 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, वो लोग शेनखत फर्टिलाइजर पूरी मिट्टी की प्लोइंग हुई कि मिला डालते हैं पूरी मिट्टी में, उसके बाद सीड सो करते हैं। बड़े लेवल का, बहुत बड़े लेवल की जब फार्मिंग होती है तो लास्ट में फसल निकालते हैं पूरी की पूरी। फसल निकालने के बाद क्या पूरा का पूरा क्रॉप थोड़ी खाते हैं, उसके खाली बीज खाते हैं, उस सीरियल क्रॉप के खाली अपन बीज खाते हैं। तो उसकी क्या करनी पड़ी थी, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब मारा मारी, मारा मारी फाइटिंग, बहुत बुक्के मार, उस थ्रेशिंग करते हैं पूरे क्रॉप की। उससे बीज अलग हो जाते हैं उसके। तुमने रमैया वस्तावैया मूवी देखी है क्या, है ना, उसमें लास्ट में देखा है ना उसी थ्रेशिंग करते हैं क्रॉप्स की, गेहूं को धड़ 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 आपटते हैं तो सारे गेहूं के दाने अलग पड़ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है। और वो जो छिल, उसके साथ वो गेहूं के छिलके भी गिर जाते हैं, तो छिलके उड़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, विनोइंग। और फिर लास्ट में सिर्फ ग्रेन्स बचे तो फिर स्टोरेज बचता है, गोनियों में बांध के दुकान पे भेज देते हैं, अड़द दुकानों पे। ठीक है, स्टोरेज। सिखाया होगा आपको, सिखाया होगा सारा सारा। ठीक है, ये सारे 9 स्टेप्स होते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्रॉप ये पूरे के पूरे प्रोसेस में इतने होते हैं। ध्यान से देखो तो इधर बोर्ड पे ध्यान दो सब जन। इतना हो गया सबका। ठीक है, आज के लिए इतना पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो, आगे बढ़ने से पहले एक रिवीजन करेंगे। कल अपन ने मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू किया, जिसमें मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन सब कुछ होता है, उसके वजह से चेंजेस क्रिएट होते हैं, और फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये सारे सारे चलते हैं और हमारी दुनिया चलाते हैं। इतना हमने पढ़ा। अब आज हमको उसके आगे का पढ़ना है, कल की रिवीजन होगी। ठीक है। तो मैं सिखाते सिखाते आउट ऑफ सिलेबस ना चला जाऊँ, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली सीबीएसई का प्रेप गाइड ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले सीबीएसई वाला सिलेबस खत्म करो। स्टेट बोर्ड का कोई बालक है, हैंड रेस करो। ठीक है, तेरा का तो कवर हो ही जाएगा, क्योंकि हमें बाबू पढ़ना है, तेरा वाला तो मेन सिलेबस है ना। और कोई, चलो ऑनलाइन कैमरा ऑन करो ना, वो इतना क्या भाव करते हैं, हाँ तो क्या हम बनी क्या, चलो कैमरा ऑन करो जल्दी। जल्दी भैया जल्दी गई, लाइट गई क्या शरिया ही। हाँ भैया। आरुष भैया जिंदाबाद, कैमरा ऑन करो जल्दी। तीर्थ भाऊ कैमरा ऑन करो जल्दी। सार्थक भाऊ वेलकम। इधर देखते छुट्टियों में उन्हें देता ही, गायब थे बच्चे, अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े वापस। देखो जी, अपने को आज पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी बच्चा हेडिंग नहीं लगाएगा, एकदम शांति से सुनेगा। ठीक है। सबसे पहले तो एक लंबे समय तक चर्चा चली, मैंने क्योंकि ये पढ़ाया है और ये तुमको स्कूल में बस थ्योरी पुरता आता है, तो मैं थ्योरी पुरता पढ़ाता हूँ। मैंने पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हजारों सालों से, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एक इंसानों के सामने एक क्वेश्चन रहा है, जो भी विचार करने वाले फिलोसोफर लोग थे उनके सामने एक क्वेश्चन रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है, कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है। मतलब कि
वो लोग देखते थे कि बाबा जैसे एक सीन था कि ये समुंदर की लहरें आ रही है, समुंदर की लहरें, और यहाँ पे बाजू में बीच है, पूरा समुद्र तट है, तो यहाँ पे रेती 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 रेती, मिट्टी 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 सारी सारी। तो उन लोगों को ऐसा प्रश्न आता था कि यार मैटर जो है वो ऐसे छोटे छोटे दानों से बना है, पार्टिकल्स से बना है, कि मैटर जो है वो एक सकट चिपका हुआ है, चादर के जैसे चिपका हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को अगर हम हाथ में एक पत्थर ले लें, तो पत्थर जो है मारने के बाद तो ऑफकोर्स पत्थर के टुकड़े होते हैं, लेकिन क्या मारते चले गए मारते चले गए मारते चले गए मारते चले गए तो छोटे 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 अंत में टुकड़े बचेंगे, कि धागे धागे बचेंगे ऐसे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ होगा, ऐसा प्रश्न आता। तो हमने ना बहुत हजारों सालों के बाद में विचार करते 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 हम इतना थक गए कि हमने बोला भाई इस पे विचार करना बंद करो, यानी फाइनली एक चीज पे सेटल हो जाओ। तो हमने मान लिया कि मैटर पार्टिकुलेट है। क्या मान लिया हमने? मैटर पार्टिकुलेट है, ये हमारा अजम्पशन था। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जो उस जमाने के एक्सपेरिमेंट थे, बाबा आदम के जमाने के एक्सपेरिमेंट थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे आजू बाजू का जो भी मैटर है, अगर हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जूम करते चले जाए, बहुत ज्यादा जूम कर ले, जूम 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 कर दे, तो अंत में हमें उस मैटर में पार्टिकल्स 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 मिलेंगे, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। मैटर किससे बना होगा? पार्टिकल्स से बना होगा, ऐसे हमने विचार किया। आज की बात मैं बताऊं, आज जो हमने ये सोचा था, इससे करीब करीब 200 साल, 200 ईयर्स आगे, आज 2025 में हम आ जाए, तो आज हमें जितना मालूम पड़ा है उसके हिसाब से ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स धागों 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 से बने हुए हैं, अंत में धागे 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 रहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स रहती। तो अगर तुम में से कोई बहुत उत्सुक रहता है फिजिक्स मैथ्स की दुनिया के बारे में जानने में, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहता है, तो बीच बीच में तुमने कुछ 2-4 साल पहले नाम सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, कि हमारे जो मैटर के सारे पार्टिकल्स है वो स्ट्रिंग 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 धागे 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 से बने। बच्चों, मैंने जो भी बड़बड़ करी, ये बड़बड़ तुम्हारी उम्र में समझना बहुत मुश्किल है। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा साइंस की रीडिंग लगती है, फिर ये कुछ बड़बड़ हल्की हल्की समझ आती है। और ना ही ये तुम्हें स्कूल में कभी पूछेंगे, ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे। अगर तुम्हें पूछा, सिर्फ अगर तुम्हें पूछा, दो चॉइस तुम बच्चों के सामने दी तुम्हारे स्कूल के सिलेबस को ध्यान में रखकर, कि मैटर कंटिन्यूअस है। अब तुम्हें इसका मतलब ही नहीं समझ रहा होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कि मैटर पार्टिकुलेट है। ठीक है, तो तुमने बोल देना मैटर पार्टिकुलेट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो आज के टॉपिक में हम थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक बहुत हैवी है, जो चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी 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 है, मैथमेटिक्स बहुत थोड़ा सा ही है, समझने जैसी चीजें बहुत थोड़ी सी ही है। तो हम आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। कितनी बात समझ? अब ये पार्टिकल्स के बारे में ही जानने की उत्सुकता बड़ी हो जाती है, तो एनसीईआरटी में कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दी है, और उसके बाद हमको 2-4 प्रॉपर्टीज मिलती है। एक प्रॉपर्टी ये मिलती है सबसे पहले तो, कि मैंने वही जो लिखा, अ, एक मिनट, सबसे पहले हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, मैटर के जो कण है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो हमको एक प्रॉपर्टी तो बेटा ये मिलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। वेरी गुड, ये तो हमको मालूम ही है कि मैटर जिन छोटे छोटे कणों से बना है वो कण बहुत ज्यादा छोटे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटे हैं। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, तो हम ये बात समझाने के लिए, ये यही विषय चालू करके खत्म करने के लिए मैं छोटा सा एक इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या, इसके बारे में कुछ एक साइंस का फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट जो चीजें रहती है वो रट लेनी चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते रहते फैक्ट पे। तो अपने पास 3 जन है, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड में तुम बच्चों को पता है पार्टिकल बहुत नजदीक 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 रहते हैं। ठीक है, बावजूद वो कितने भी नजदीक रहे, वो अपने जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड में एक पार्टिकल अपने जगह पर ही वाइब्रेट करते रहता है। समझ आ रहा है? तुमको झुक 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 करते रहता है। लिक्विड में जो पार्टिकल है वो थोड़े भागते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। हालांकि लिक्विड में भी कोई कम नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पार्टिकल मौजूद रहते हैं लिक्विड के अंदर, बरोबर ना? और गैस में तो भैया अफरा तफरी है एकदम, मौका मोकड़ा छोड़े वाले उनको खेलने। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब कि अगर मूविंग तो मीन, अगर मूविंग है देयरफॉर उनके अंदर क्या है? स्पीड है। स्पीड है, मोशन है, तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है।
अब लेकिन बात करें काइनेटिक एनर्जी की सॉलिड में, काइनेटिक एनर्जी की लिक्विड में, और काइनेटिक एनर्जी की गैस में, एक एक पार्टिकल की बात करें तो ज्यादा किसमें होगी, ज्यादा कौन भाग रहा है, रफ्तार किसकी ज्यादा है, गैस। तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा ही ज्यादा। उसके कम, उससे कम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी होती है, और उससे काफी ज्यादा कम सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी होती है। याद रखना, मैंने एम्फसाइज करने के लिए डबल डबल एरो का इस्तेमाल किया है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में तुम सब बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा दे अट्रैक्ट ईच अदर। प्लीज इस भाषण पे मत आ लेना भैया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्जन होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन में तो रिपल्जन होता है। बेटा, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स म्हणजे, अब देखो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा दिल है, बाजू में निकाल के रख दो तो दिल कुछ काम का रहेगा क्या, दिल भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे, कुछ काम का नहीं रहेगा। तुम्हारे शरीर के अंदर लीवर है, बाजू में निकाल के रख दो तो कुछ काम की रहेगी क्या, वो भी मर जाएगी, तुम भी मर जाओगे, दोनों भी कुछ काम के नहीं रहोगे। तुम्हारे शरीर के अंदर दिमाग है, तुम्हारे भेजे में दिमाग है, वो बाहर निकाल दो, तुम्हारा भेजा बाहर निकाल दो तो वो ना जिंदा बचेगा, तुम ना जिंदा बचोगे, कुछ काम के बचोगे क्या, नहीं। तो तुम, अगर ये के सारे कंपोनेंट, तुम्हारा भेजा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी लीवर, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारी दो प्यारी प्यारी किडनीज, तुम्हारे लंग्स, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह, ये सब कुछ अगर एक बॉडी में एम्फसाइज कर दिया जाए तो तुम्हारी बॉडी एज अ होल एक फंडामेंटल चीज है, जीती जागती काम करती वर्क करती चीज है। बॉडी होने का कुछ मतलब होता है, बॉडी होने का कुछ फायदा होता है। अलग अलग निकाल के रखो तो उसको बस बॉटल में भर के, फॉर्मल्डिहाइड भर के साइंस लैब में लटका देंगे, स्कूल के साइंस लैब। तो हम जब फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल रहते हैं जो अपने आप अकेला जिंदा रह सकते हैं। तुम्हारा शरीर जिंदा रह सकता है क्या, पूरा का पूरा मिलके रह सकता है। तुम्हारा हार्ट अलग निकाल दिया तो तुम्हारा हार्ट अलग से जिंदा रह सकता है क्या, अकेला जिंदा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। तुम्हारी लीवर अकेले जिंदा रह सकती है क्या, नहीं रह सकती। एक एटम अगर हम बाकी एटम के गुच्छे से अलग करते तो जिंदा रह सकता है, लेकिन एटम के अंदर का अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के छोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन मर जाए, इलेक्ट्रॉन की डेथ हो जाए। प्रोटॉन बाहर अलग निकाल दे तो प्रोटॉन मर जाएगा, न्यूट्रॉन बाहर निकाल दे तो न्यूट्रॉन मर जाएगा। एटम जिंदा रह सकता है, उसके अंदर बहुत जन है छोटे छोटे, वो सब मिलके, सबके सब मिलके, उनको एटम एंड एटम बोलते हैं, सबके सब मिलके जिंदा रह सकते हैं, अकेला कर दिया तो मर जाएंगे। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन आते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो जब मैं ऊपर लिखता हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, तो तुम बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले, इससे हमें क्या सीखने मिलता है। अंग्रेजी में लिखी गई ये जो लाइन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इससे हमें साइंस में या एनएसओ में, आईएमओ में, होमियो में, फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या फायदा होगा, तो फायदा अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, मैंने सॉलिड निकाला, मैंने लिक्विड निकाला, मैंने गैस निकाला। ठीक है, सॉलिड में तुम देख सकते हो एकदम भाई लोग सबके सब गर्दिश गर्दी है। लिक्विड में तुम देख सकते हो थोड़ा सा फैलाव है, थोड़े दूर दूर बैठे हैं, गर्दी बहुत कम हो गई, क्राउड बहुत कम हो गई। गैस में है ही नहीं, मोकड़ा मोकड़ा बैठे वाले, ये गैस है, ये तीन जन बैठे वाले। अभी अपना हॉल दिखने में कैसे लग रहा है, ट्यूशन करूँ, सॉलिड की लिक्विड की गैस, लिक्विड लग रहा है, काफी जन, मेजोरिटी जन तो लिक्विड ही बोलेंगे। अगर और मान लो यहाँ पे तीन जन बैठे, मान लो एक जॉम्बी, एक भाग के, तीन जन सेल्फ स्टडी करते बाजू रूम में बैठे। ठीक है, डोरेमोन का एनीवे डोर बाजू के ही सेकंड रूम के दरवाजे पे लग के खुल गया और बाकी सब बंद था, और बाकी रूम के बच्चों को कोई हानि नहीं होगी। जो अंदर तुम तीन जन बैठे हो सेल्फ स्टडी के नाम पे गप्पे मारते, गीताबन मंडली, ठीक है, एक जॉम्बी अंदर घुसा, तो तीन में से सबके सब अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे ना, तीनों उसको एक ही बचेंगे, बरोबर है। अगर लिक्विड रहे, लिक्विड, तो समझो थोड़ा जॉम्बी से लेवल कम कर लेते हैं, जॉम्बी का बच्चा छोटा सा, जो हानिकारक नहीं है, जो और तुम सबको मालूम है वो तुमको ज़ॉम्बी तभी बना सकता है, वो तुमको तभी मार सकता है जब वो तुम्हारे टकले पे धप्पा मार देता है। ठीक है, तो ज़ॉम्बी का छोटा सा बच्चा रूम के अंदर घुस गया, तो क्या तुम सारे लिक्विड के पार्टिकल्स मिलके थोड़ा सा उससे फाइटिंग कर सकते हो। तुम सब लिक्विड्स के अंदर, तुम्हारे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक बाहर से हाथ आया और वो तुम्हारे में से ही एक लिक्विड पार्टिकल को पकड़ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तुम अपने साथी को बचाओगे, क्या तुम अपने एटम मॉलिक्यूल को, साथीदार को बचाने की कोशिश करोगे। अच्छा, चिल्लाओगे तो सही, ओए कर देगा।
ये तक कुछ तो करोगे। सॉलिड की बात ही अलग होती है। सॉलिड एकदम आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सॉलिड। ठीक है। ठीक है, एकदम आरएसएस जैसा रहता है। फेविकॉल से भी जोड़ मजबूत रहता है उसका। तो अगर कोई बाहर से बाहर का हाथ आए और सॉलिड का कोई पार्टिकल चुरा के लेकर जाने की कोशिश करे, तो बाकी सारी सॉलिड्स उस पर हमला कर देंगे, उस हाथ के ऊपर हमला कर देंगे। मतलब भाईचारा, भाईचारा सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड लिक्विड गैस में से। सॉलिड में कुछ ज्यादा ही है, लिक्विड में है और बहुत ही ज्यादा कम गैस में। बात समझ आई? भाईचारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? तुम्हारे तुम्हारे स्कूल में पढ़ा होगा तुमने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में रहता है? मॉलिक्यूल। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, अलग अलग एक स्कूल और दूसरे स्कूल में कंपटीशन। इंटर हाउस कंपटीशन, तुम्हारे स्कूल में नहीं वो चार रंगी बिरंगी गेम रहते हैं, वो घर रहते हैं, उसमें कंपटीशन होता है। तो इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर क्लास कंपटीशन, है ना, एक क्लास और दूसरे क्लास में कंपटीशन। ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन को इसमें ज्यादा है, एक कण और दूसरे कण में बंधन किस में ज्यादा है? भाईचारा किस में ज्यादा है? फ्रेंडशिप किस में ज्यादा है? सॉलिड में बहुत ज्यादा है। लिक्विड में उससे कम है, गैस में उससे भी बहुत ज्यादा कम। गैस में तो भाईचारा है ही नहीं। गैस में किडनैपर आ गया, आतंकवादी आ गया, इसको लेके जा रहा है। ठीक है। लिक्विड में आ गया, इसको लेके जा रहा है। क्या क्या करते? सॉलिड में आ गया, इसको लेके जा रहा है, काश क्या मेरे भाई को हाथ लगा दो। एकदम ऐसा है। फीलिंग समझ आए तुमको? ऐसे फर्क रहता है। तो अपन ने अभी तक पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में शायद 3 लाइनें पढ़ी। पहले बड़ी टाइम पास लाइन है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तुम सब बच्चों को मालूम है एटम बहुत ज्यादा छोटा रहता है, मालूम है इन सबको। आज कोई बालक नहीं है जिसको मालूम नहीं, इसका अंदाजा नहीं। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मूविंग है मतलब उनके अंदर स्पीड है, स्पीड है मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर फटकन देख लिया। तीसरा पॉइंट हमने लगाया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, तो नमूना कोई ना कोई नमूना एक आध बार रहता है किसी साल। तुम्हारे बैच में वैसे क्वेश्चन पूछने वाले बहुत कम जाने, ध्यान ही देते नहीं है। ठीक है, अलर्ट नहीं रहते एकदम, पढ़ाई वढ़ाई जो बच्चे करके आते हैं फुल, और हर क्वेश्चन हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। वो बच्चे पहले के बच्चे इसमें मुझे पूछ लेते थे कि भैया पार्टिकल ऑफ मैटर आप बता रहे हो अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, हमने तो पढ़ा लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, साउथ पोल रिपेल ईच अदर, दूर दूर जाते हैं। आप बोल रहे हो अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर मेरे को उनको समझाना पड़ता था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये पार्टिकल्स नहीं है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनका अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल मतलब क्या? विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है, जो खुद ब खुद पूरा स्वयं जिंदा रह सकता है। उसको अकेला भी कर दिया झुंड से, अंतरिक्ष में वैक्यूम में अकेला डाल दिया उसको, उस एक एटम को, तो भी जिंदा रहे। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ धरती पे निकल लो, हवा में मर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेथ हो जाएगी, डीके हो जाएगा, रेडिएशन निकल जाएगा उसको। ठीक है, मैटर को एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। प्रोटॉन को निकालो मर जाएगा, लेकिन एटम जिंदा रहेगा। तुम्हारा हार्ट निकालो मर जाएगा, लीवर निकालो मर जाएगा, लेकिन सब जोड़ के ये बॉडी जो है ये एटम मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा। बात समझ आ रही है? पक्का? क्या बॉडी से भी छोटी कोई चीज है? लिविंग थिंग में बायोलॉजी में आता हूँ थोड़ा, क्या बॉडी से भी कोई छोटी चीज है जो जिंदा रह सकती है खुद ब खुद अकेले, अकेले जिंदा रह सकती है? बॉडी से भी छोटी कोई चीज। ऑर्गन अकेला जिंदा रह सकता है क्या? ऑर्गन जिंदा सेल रह सकता है अकेला? अच्छा, ऑर्गन का सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दो तो, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, सब एक साथ में बिछा दूं यहाँ पे एक जन का काट के। वैसे देश में बांग्लादेशी बहुत है, एक आधे को काट के यहाँ पे तुम्हारे लिए स्पेसिमेन सजा दूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? वो जिंदा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिंदा रहेगा क्या? उसके माउथ में खाना डालूंगा, खून खून पड़ा थोड़ा सा मांस वास जाएगा, वो डाइजेशन वाइजेशन होके होगा क्या? सब कुछ नहीं होने वाला ना, खत्म हो गया ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बॉडी जिंदा रह सकती है, ऑर्गन सिस्टम जिंदा रह सकता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ दो, पूरा सिस्टम छोड़ दो, एक ऑर्गन ले लो, सिर्फ पैनक्रियाज निकाल लो, स्टमक निकाल लो, वो अकेला जिंदा रह सकता है? नहीं तो और सोचना भी चाहिए कि हमको फर्दर, अभी यही जिंदा नहीं रह रहे तो और नीचे जाके कोई और सेल डेप्थ में जाके कोई जिंदा रहेगा क्या? अकेला रहेगा कोई? जिंदा रहता है। सेल ठीक है, इसलिए बहुत भारी है। सेल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से छोटा ऑर्गन, ऑर्गन से छोटा टिश्यू, टिश्यू से भी छोटा सेल। अगर ह्यूमन बॉडी के तुम्हारे स्किन के एक सेल को चिमटा निकाल के, वैसे तो बहुत छोटा था, एक चिमटा मारोगे तो टिश्यू बाहर आएगा। ठीक है, अगर निकाल के चीर के फाड़ के निकालना चाहो तो, या तुम वो करकटक कंपास से अपने चमड़े फाड़ते रहते हो ना, यहाँ पे मजा आते रहते हो, तुम उलट करते रहते हो ना, इच्छा वो इच्छा करते रहते हो, तो जो तुम फाड़ते हो टिश्यू निकलता है। तो अगर तुम अपने बॉडी का एक सेल अलग निकाल के इस टेबल पे रख देते थे, तो 4-5 घंटे जिंदा रहता था।
फिर मर क्यों फिरा? फिर तो मर गया भाई। अरे फिर उसको ऑक्सीजन भी, खाना पीना तो चाहिए ना। जब वो तुम्हारे शरीर में था तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, खाना मिल रहा था, तो फिर भाई वो 4-5 घंटे तो शरीर से अलग हो गया था, फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, फिर वो कैसे जिंदा रहा? तो जब वो हमारे शरीर का हिस्सा था, तो हर सेल जब शरीर का हिस्सा रहता है तो वो खुद के अंदर सेफ्टी के लिए, कभी भविष्य में दुष्काल ना आ जाए इसके लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन और थोड़ा सा खाना इकट्ठा करके रखता है। जब हमने उसको बॉडी से अकेला किया या पे साइड में रख दिया, तो 4-5 घंटे जितना जी सकता था जी लिया, तो अकेला जिंदा रह सकता है। लेकिन उसी सेल से और छोटा चले जाए, कितना ही छोटा तो होगा, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सुना होगा स्कूल में, बहुत जनों ने सुना होगा, 8th में भी सुना होगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, है ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सुना होगा। तो छोटे सा ऑर्गेनेल अगर निकल जाए तो एक भी जिंदा नहीं रह सकता, एक भी नहीं, राइबोसोम भी नहीं, सेल का दिमाग, न्यूक्लियस भी जिंदा नहीं रह सकता अकेला अगर बाहर निकल जाए। लेकिन सबसे छोटी लिविंग चीज क्या है जो एक साथ एक अकेली जिंदा रह सकती है, एक इंडिविजुअली, सबसे साइड में जाके अकेले अकेली, जहाँ पे आजू बाजू में 10 किलोमीटर तक कोई दूसरी लिविंग थिंग नहीं है, वहां पे भी वो जिंदा रह सकती है, वो सेल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही केमिस्ट्री में वापस आते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम है या मॉलिक्यूल? एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। जब उनके झुंड में हाथ डाल के, आम की टोकरी है, उसमें तुमने हाथ डाल के एक आम उठाना चाहा, बाकी के आम तुमको खींच रहे हो, "ओए, मेरे भाई को मत ले।" ऐसे सॉलिड में होता है। ठीक है, सॉलिड में होता है। ठीक है, ये देखो, इसको भूसा मारना चाहूँ, इसको खरड़ के, इस पेड़ के थोड़े से कण निकालना चाहूँ, तो जो अंदर के कण है, वो पकड़ के रखते हैं, नहीं जान दूंगा भाई, तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाई, मेरे पे भरोसा रखो, ऐसा हो, जाने से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वही लिक्विड है, इस पे थोड़ा थोड़ा पानी के छिट्टे उड़ते रहते थे, तो ऐसा नाखून मार के एक, ऐसे पानी अगर एक धार चढ़ती रहती थी, तो ऐसे सब कर पानी के छिट्टे अलग कर देंगे, क्योंकि उनमें कोहेसिव फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। और गैस तो क्या ही है, अगरबत्ती का धुआं फूंक मारने से पहले अलग हो जाता है, फैल जाता है, कोई मिलता जुलता नहीं है। सॉलिड एक लाइन में चलते हैं सारे के सारे सॉलिड। अगर अगरबत्ती का धुआं सॉलिड होता था, मान लो, वैसे तो अगर वैसे ही उड़ने उड़ने वाला सॉलिड रहता तो एक लाइन में, पूरा लाइन में उड़ के जाता, तुम फूंक भी मारते थे तो पूरी डंडी हिल जाती, पूरा पाइप हिल जाता। अगर वो लिक्विड रहता था, उसको तुम, तो वो एक साथ में दिखता तो भी था, पूरी लाइन दिखती थी, फूंक मारते थे तो थोड़ा डिस्टर्ब होता था, लेकिन वो फिर भी दिखते था पूरा। और गैस तो गैस, एक्चुअली तो अगरबत्ती का धुआं गैस है, तो निकलते ही साला 10 सेंटीमीटर दूर आके गायब हो जाता है, मिक्स, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल इधर, सब अलग 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 हो जाता है। ऐसी ही एक एक्टिविटी है जिसके वजह से हमको मालूम पड़ता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। एक एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी डिस्क्राइब की है। देखो, मैंने तुमको थर्ड पॉइंट समझाया, मैंने तुमको सेकंड पॉइंट समझाया, मैंने तुमको फर्स्ट पॉइंट ज्यादा समझाया क्या? नहीं, फर्स्ट पॉइंट देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो एनसीईआरटी में, 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है, वो बोलते हैं मग्गा लो, म्हणजे वो बीकर लो साइंस लैब का, पानी भरो, और उसमें पर्पल पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैंगनेट डाल, पर्पल पर्पल कलर का। तो जैसे ही तुम उसमें पोटेशियम पर मैंगनेट डालोगे, तो पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? भरपूर सारा पोटेशियम पर मैंगनेट डालोगे तो क्या हो जाएगा? पूरे सॉल्यूशन का कलर, है ना, पिंक हो जाएगा। अब वो बोलते हैं, अब इस सॉल्यूशन में का आधा सॉल्यूशन निकाल लो, आधा, और बाजू के एक दूसरे कटोरे में डाल दो, एक दूसरे कटोरे में डाल दो, जिसमें और आधा पानी भर रखा है, उतने ही साइज का पानी भर रखा है। तो अब ये देखो, तुमने ये थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का एकदम घट्टा घट्टा सॉल्यूशन उठा के बाजू वाले में डाला, लेकिन भैया बाजू वाले में पानी भी तो था, बाजू वाले में पानी भी तो था। तो अब ये दोनों मिक्स होंगे ना आपस में, इंटरमिक्सिंग होंगे नहीं? और इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या पाया जाएगा कि पहले पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन भैया जितना गुलाबी गुलाबी था, अभी उतना गुलाबी गुलाबी रहा नहीं, थोड़ा हल्का 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 हो गया है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि इसको ही आधा उठाओ वापस, अभी इसको वापस आधा उठाओ, और इस आधे को उठा के अभी एक तीसरे बीकर में डाल दो, जिसमें वापस से पानी पानी। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे बेटा, जब ये दोनों के दोनों मिक्स होंगे, तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार, nth बार, जब ये बहुत काफी देर बाद जब ये वापस मिक्स हो रहा होगा, तो सॉल्यूशन का कलर इतना फीका फीका हो गया होगा। ऑब्जर्व करो, पहले कितना गुलाबी है, सब जन ऑब्जर्व करो भैया। ठीक है, सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले को देखो कितना गुलाबी, सेकंड वाला मिक्सिंग हो रहा है, सेकंड वाला यही चल, फिर थर्ड वाला, ठीक है, और थर्ड या फोर्थ स्टेप तक देखो कितना फीका 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 पड़ गया। लेकिन अभी भी कलर उड़ा क्या? अभी भी कलर उड़ा नहीं। क्यों कलर नहीं उड़ रहा भैया? कलर क्यों नहीं उड़ रहा? क्योंकि, ध्यान से सुनो, कलर इसलिए नहीं उड़ रहा क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स है ना, वो इतने छोटे 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 हैं
कि जब तुम आधे सॉल्यूशन के लिए को वापस पानी में मिक्स कर देते हो ना, तो मिक्सिंग होने के बाद वो वापस से फैल ही जाते हैं पूरे सॉल्यूशन। फिर वापस से जब तुम आधा लेते हो और अगले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए डालते हो और वापस पानी डाल देते हो, नीचे वाटर डाल देते हो, तो फिर भी वो फैल ही जाते हैं। वो इतने छोटे वो हर बार फैल ही जाते हैं, इतने छोटे। अगर वो बड़े बड़े रहते, अगर तुमने इसमें इक्लेयर्स डाल के भरे रहते, इक्लेयर्स इक्लेयर्स पानी में घुमाए होते तड़ 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 तड़, उसमें का थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट निकल के थोड़ा पानी चॉकलेटी हो गया होता, लेकिन तब भी तुमको इक्लेयर दिख रहे होते थे ना सारे इक्लेयर इक्लेयर इक्लेयर। तो जब तुम आधे निकालते थे, ठीक है, तो भरपूर सारे इक्लेयर निकल ही जाते थे, थोड़े से इक्लेयर बचते थे, फिर वापस तुम उसको डालते थे, फिर भरपूर सारे इक्लेयर निकल ही जाते थे। बड़े बड़े पार्टिकल रहे तो निकल ही जाते थे, बड़े बड़े कंटिन्यूअस अगर रहे तो निकल ही जाते थे। लेकिन मैटर के पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने छोटे साले पकड़ में ही है। तुम पकड़ने की कोशिश करते, बाजू में फेंकने की कोशिश करते, फिर भी बच ही जाते, अगले वाले में चले ही जाते, अगले वाले में चले ही जाते, अगले वाले में चले ही जाते। तुमने जो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था, मान लो तुमने शुरू में ये बेटा फर्स्ट वाला 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया था, इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में से इसके बेटे को कितनी जायदाद पास हुई? आधा लीटर ही पास हुआ, हाफ लीटर। उसके भी बेटे को 1/4 लीटर। वो ओरिजिनल कितना सरवाइव कर रहा है बार, कम 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 होते चले जा रहे हैं ना। फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32। लेकिन ये एक्टिविटी अगर हम 10 बार तक भी रिपीटिशन करें, ठीक है, इसको करते ही रह जाए, तब भी हमें मालूम पड़ेगा कि साला कलर फीका 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 होते चले जा रहा है, उड़ नहीं रहा, उड़ रहा ही नहीं। और जहाँ पे हमारी आंखें देख ना पाए कलर को, वहां पे अगर कोई एकदम केमिकल फिजिक्स के लैब का कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम लगाते, तो वो डिटेक्ट अभी भी कर लेगा कि पार्टिकल अभी भी मौजूद है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को 100 स्टेप्स तक भी रिपीट करें, तब भी वो पार्टिकल बीकर में मौजूद रहेंगे ही। दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अगेन इसकी एक थ्योरी रीडिंग तुम एनसीईआरटी से मारना, ओसवाल वगैरह में, ऑल इन वन वगैरह में एक्टिविटी की रीडिंग मारना, तो तुम्हें भरपूर समझेगा। ये फर्स्ट पॉइंट का समझ एक्सप्लेनेशन है, सेकंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का। यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों तुमको? ठीक है। नाउ गोइंग टू द फोर्थ पॉइंट। अब क्या दिया भैया आप लोग को? कंटिन्यूसली मूविंग हो गया, अट्रैक्टिव उधर हो गया। 5 पॉइंट थे, इधर तो दिए नहीं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहले ठीक है। एनसीईआरटी है अभी किसी के पास? लिखो। चलो तुम बच्चे लिखना चालू करो और मैं एनसीईआरटी में से और पॉइंट उठा के तुमको समझाना चालू करता हूँ। तो इधर से लिखना है, सब बच्चे लिखना चालू करो, जो भी तुम्हें नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है अपनी अपनी समझदारी के हिसाब से समझा समझा के लिख लो। रितुल भाऊ समझ आ रहा है क्या पूरा? हाँ भैया। इस पे तो कुछ विशेष लिखा है। जो पुराने एक्सपेरिमेंट थे, बहुत सारे पुराने जमाने के, बाबा आदम के जमाने के, उससे हमने कंक्लूड किया कि मैटर पार्टिकुलेट है कि कंटिन्यूअस। हमने उससे कंक्लूड किया कि मैटर पार्टिकुलेट है, पार्टिकल से बना। लेकिन अभी 200 साल बाद, 1800 के साल तक, 1800 तक हमको पता चल रहा था कि पार्टिकल से बना। 200 साल बाद आज हम बोलते हैं कि धागो धागो से बने हुए। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को, एटम, उसमें प्रोटॉन के घर घर घूमता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के जूम कर देंगे तो उसमें धागे 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 निकल। ठीक है, तो तुम लिख लो भैया जल्दी से।
हो गया बेटा, सबका हो गया। ये तो इधर क्या ही भाषण है। फिर ये वाला है। पहले तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फिर बाजू का वो एक्सपेरिमेंट है। अगर तुम बच्चों के पास अपनी अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी, तो वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट गुलाबी गुलाबी समझाया, वो एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही दे करके रखा। सॉरी, सेकंड सेकंड पेज पे दिख रहा है, गुलाबी गुलाबी वाला। कल किसी को छुट्टी है? तुम में से स्कूल को किसी के को छुट्टी है? यहाँ के पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ छुट्टी है। बढ़िया है। इधर आके पढ़ा करो दिन दिन भर। चलो ये सबका हो गया। मैं भी तुमको क्या ही बता रहा हूँ भाई, बोला करूँ ना कुछ। ये सब है, तुमको जो लिखने का है लिखो। अगर किसी को आंखों का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बहुत जगह है, आगे आके बढ़ो। किसी को कुछ डबल समझना है तो मुझे बोलो, मैं वापस समझा के दूँ। नासिक को गए थे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, उधर उधर जाए। वो इस ऑनलाइन कर रहे, ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन। अमितेश भाऊ कैमरा ऑन करून बसा। प्रद्युम्न, युवराज, कुछ था क्या चाटे में? उधर रामनगर ही एब्सेंट है। बालाजी वगैरह चाचा। बच्चों तुमने समझा के लिख लिया क्या? और वो गुलाबी गुलाबी एक्सपेरिमेंट में समझा के लिखो। नो मैटर हाउ मच टाइम्स वी कीप रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, at one particle, at least few particles of that initial mixture will always get detected। वो हमेशा ही आते ज रहेंगे, आते ज रहेंगे, आते ज रहेंगे, कितना भी हम करें। तो वो मतलब मैटर के पार्टिकल इतने छोटे, इतने छोटे, हमारे आंखों से हम पकड़ ही नहीं सकते हो।
और जब भी हम स्कूप लेके अगले पानी में अगले बीकर में डालेंगे वो आ ही जाएंगे वहाँ पे। एक तो आ ही जाएगा उसमें से आके तक। हमको लगेगा कि एक है। हमको ऐसे मतलब एक ऐसा टाइम आएगा उसमें, हमको लगेगा कि शुरू का जो गुलाबी गुलाबी था, उसमें 1,000 कण थे, 1,000। हमने आधा उठा के डाला तो 500, आधा डाला तो 250, आधा डाला तो 125, आधा डाला तो समझो 60, आधा डाला तो 30, आधा डाला तो 15, 15 का आधा 7, 7 का आधा समझो 3, 3 का आधा 1। हमको लगा एक ही पार्टिकल बचा है। मतलब अब मैं एक बीकर उसमें एक आधा थर और आधा थर में एक ही पार्टिकल बचा है, शुरू का गुलाबी गुलाबी। तो अब मैं जानबूझ के नीचे वाला उठा के डालूंगा, और जैसे ही तुम नीचे वाला उठा के डालोगे और तुम्हारी मशीन को बोलोगे अभी चेक कर, तो बोलेगी बीप बीप बजेगी कि अभी भी पार्टिकल है। तो वो मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि तुम्हारे आंखों को दिखाई नहीं देते। तो तुमको लगेगा कि अभी तो खत्म ही होते आए हैं, लेकिन खत्म कभी होगा ही नहीं, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। वो इतना छोटा है कि हमेशा आते ही रहेगा, पकड़ में ही नहीं आता है। ये हो गया सबका। ठीक है, ये सेकंड वाला किसी को जूम करके कुछ लिखना है? थोड़ा सा रुक रहा हूँ मैं। सेकंड वाला अगर किसी को कुछ ब्लू ब्लू कलर वाला पॉइंट अगर कुछ जूम करके लिखना है तो लिख लो भैया। थर्ड वाला अगर तुम बच्चों को कुछ जूम करके लिखना है तो लिख लो, थर्ड वाला पॉइंट। फिर आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकूंगा। किसी को ऊपर लेना है तो बोल दो। वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ इसलिए। मैं 2 दिन और मैथ पढ़ाते थे तो आधे बच्चे एडमिशन छोड़ ही नहीं देते थे। अगर मैं कैलकुलस चालू करता था तो सुट्टा बचा था। एकदम मैंने गाड़ी को ब्रेक दिया, अभी ना कुछ मम्मी पापा कर लेते ये सारा, ये बहुत टाइम। मम्मी पापा अच्छे से कर लो, लेकिन मेडल लाओ भैया दबा के। 40 बच्चे, तुम करीब करीब 9 करो। पिछले साल 6th 9th मिला के 37 थे, उसमें से 13 बच्चे लेवल 2 को सिलेक्ट हुए थे। इस साल मेरा 50% सिलेक्शन रेशो का टारगेट है मेरा खुद का। पिछले साल बच्चों ने मुझे मम्मी पापा होने के बाद बोला था कि भैया आपने जो जो चैप्टर की लर्निंग ली और हमको मारा वो हमको पूरा लर्न था उसका है, और जो आपने बोला था कि लर्निंग लूंगा लेकिन ली नहीं, वो हमारे कच्चे रह गए। तो अब दबा के मारो, उसमें तो दबा के मार रहे लोग लर्निंग के लिए। खौफ में एकदम। जितने संभाजी नगर के बच्चे हर संडे को बुलाने वाला हूँ मैं इधर ही। ये हो गया ना, थर्ड पॉइंट हो गया ना। आगे चलो, कोई लिख रहा है हैंड रेस करो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। और जाते टाइम टेक्स्ट बुक लेके जाना। देखो फोर्थ पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और मैं एक आगे लाइन लिख लेता हूँ। दिस इज द रीजन फॉर इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉलिड लिक्विड्स और लिक्विड लिक्विड, और इट इज also the reason for और इट इज also the, लिखो लिखो साथ में ही लिखो, टाइम बचेगा ना, साथ में लिख लो जल्दी। फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस।
देखो, एक बार समझ लो, प्लीज समझ लो। तुमने एक ग्लास में पानी लिया था, उसमें चम्मच भर के शक्कर डाली, घुलाई, घुल गई, डिजोल्व हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम जूम करके देखें तो ये जो वाटर 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 था ना लिक्विड स्टेट में, ये जो सारा वाटर 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 तुम्हारे बीकर में भरा हुआ था ना, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, इनमें भी आपस में बीच में जगह है, जगह जहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं। शुगर के पार्टिकल्स आके इनमें बैठ जाते हैं। चीजें आपस में मिक्स इसके वजह से होती है क्योंकि मिक्स होने के लिए उनमें बीच में जगह होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जगह खाली होती है, इसलिए वो आपस में मिल सकते हैं। तो मिल कौन कौन सकता है? एक तो सॉलिड चीजें लिक्विड में मिक्स हो जाती है, शक्कर को पानी में डालो, शक्कर को दूध में डालो, शक्कर को किस में डालो। और भी सॉलिड चीजें हैं जो लिक्विड चीजों में मिक्स हो जाती है, नमक को पानी में डालो। ये लिक्विड चीजें लिक्विड में मिक्स हो जाती है, जैसे कि उदाहरण, दारू को पानी में डालो। डायरेक्ट दारू पी तो बहुत स्ट्रांग रहती है, ठीक है, तो पानी में मिला के करने का। आणि कभी कभी देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एकदम सिंपल एग्जांपल, डिफ्यूजन मतलब क्या रहता है? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग, आप इंटर म्हणजे आपस में, इंटर स्कूल, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ आपस में कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन, एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ कंपटीशन, इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स हो जाना। तो डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। एकदम इजी एग्जांपल, घर पे अगरबत्ती लगाते हो सुबह, ठीक है, पूजा के टाइम पे, तो वो क्या पता तुम आरती वारती भी करते होगे, मैं तो नहीं करता, तुम करा करो। ये धुआं वुआ उससे निकलता है, और ये बाजू में जो एयर रहती है, निकलते ही उसमें एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में भी तो कितने मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, एर्गॉन है, डस्ट पार्टिकल्स है, कितने सारे पार्टिकल एयर के खुद के। और ये जो इंसेंस स्टिक है, इंसेंस स्टिक इंग्लिश में बोलूँ तो कैसे ध्यान देते हो तुम? अगरबत्ती देते हो तुम, इज्जत ही नहीं देते उसको, ठीक है। ये जो इंसेंस स्टिक है, इसका जो धुआं है लगे हवा में मिक्स हो जाता है। एयर जो कि एक गैस है, उसमें अगरबत्ती का धुआं मिक्स हो जाता है पूरा का पूरा। अगरबत्ती इस कोपरे में लगाओ तो उधर खड़े रह के भी, उस कुर्सी पे बैठ के भी 2-5 मिनट बाद दोनों पंखे ऑन रहे तो स्मेल आएगी। धूप लगा दिया स्ट्रॉन्ग, इधर इस कोपरे में लगा तो उधर भी पास आएगी, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर मिक्सिंग। दारू पानी भी आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दारू C2H5OH और पानी H2। तो दारू एक ऐसा लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के बीच में भी पानी के पार्टिकल बैठने की हमेशा जगह होती है दारू प्लस पानी में, ध्यान रखना, ठीक है। H2O पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी दारू के पार्टिकल बैठेंगे, इसकी जगह होती है। और दारू के पार्टिकल के बीच में पानी के पार्टिकल बैठेंगे, इसकी जगह होती है। और स्मोक, स्मोक तो पता है, स्मोक, स्मोक म्हणजे धुआं, धुआं। और फॉग म्हणजे तो पता है ना, फॉग, धुका, धुआं और धुका, ठीक है। स्मोक पता है ना सब बच्चों को? मेरे को हिंदी नहीं आती अच्छे से, पर धूम ऐसे लिखते हैं ना, धुआं, कि यहाँ पे देते, धूपेश देते हैं क्या? नहीं देते, क्या बोलूं, हमारी हिंदी में बोल देती थी किधर भी, इसलिए धुआं। और फॉग म्हणजे धुका, मराठी बच्चों को मालूम है ना, जिनको मराठी आती है, धुका। तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, स्मोक और फॉग, और इनका मिक्सचर बन जाता है स्मॉग। ऐसा धुका जिसमें धूल ही धूल है, ठीक है, ऐसा वाला बन जाता है। तो गैस और गैस मिक्स हो जाता है। या इंसेंस स्टिक, इंसेंस वेपर्स, अगरबत्ती का धुआं कितना भारी लगता है जब मैं इंसेंस वेपर्स बोलता हूँ, लगता है भाई कुछ तो ट्यूशन में पैसे वाले फायदा होता है, ठीक है। इंसेंस वेपर्स जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो एक अरोमा क्रिएट हो जाता है, अरोमा, सिंपल सी बात। तो क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जगह होती है, इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड में, या गैस गैस में इंटरमिक्स या डिफ्यूज हो पाते हैं। तो अगर तुम बच्चों को कुछ एग्जांपल के साथ ही समझा के लिखना होगा तो तुम बिल्कुल लिख सकते हो। बोलो जी। अरोमा मतलब खुशबू, स्वीट स्मेल। जल्दी जल्दी लिखूंगा क्या भैया, पूरा फटाफट लिखूंगा।
शुगर के मॉलिक्यूल रहते हैं। कृष्णा के मन में ना अभी एक डाउट आया, वो डाउट का आंसर मैं लगेज दे देता हूँ, एक चार्ट बना के। इतना लिख लिया सबने? कृष्णा को थोड़ा सा कंफ्यूजन है अबाउट, ऑनलाइन वाला कृष्णा नहीं, ऑफलाइन वाला कृष्णा, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ऑनलाइन वाला कृष्णा सोच रहा होगा कि भैया मेरा मन कैसे पढ़ रहा है, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। झालं का बाबा सगळ्यांचं? ठीक है। कोई लिख रहा है हैंड रेज करो, लिखो जल्दी लिखो। और प्लीज तुम्हें दिखने में अगर दिक्कत हो तो आगे आके बैठो, कोई भी चीज की लाज शर्म मत पकड़ा। एक तो तुम सब इंस्टाग्राम की पैदाइश हो, इसलिए तुमको दिखावा होता है। बच्ची होने से डरा मत करो बिल्कुल, आधी जिंदगी उधर ही जीत जाओगे। करा कि नहीं भैया तुमने इंस्टा डिलीट? स्नैप रख लो ही भले ही, और स्नैप मत डाला करो, पागल चले मत किया करो। बस तुम्हारे फोटो वोटो रहते होंगे उसमें, इसलिए रख लो। इंस्टा मत पड़ेगा भैया, अगर हम ओशन या सी तो पूरी स्प्रेड हो जाएगी। हाँ जी, पूरी स्प्रेड हो जाएगी तीर्थ बात। लेकिन वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा ना, तो दिखेगा नहीं, पिंक कलर दिखेगा नहीं उसका, कलर हमारी आंखों। लेकिन हम अंतरिक्ष में बड़े बड़े एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिटेक्टर लगा देना कि पूरे ओशन में है क्या मैग्नेट के पार्टिकल्स, पर मैग्नेट के, तो ढूंढ लेगा, हाँ है, बता देगा। 2 इंडियन ओशन में मिले, 4 पैसिफिक में मिले, 10 एटलांटिक ओशन में मिले, बस ढूंढ लेगा। सब में सभी मॉलिक्यूल नहीं रहते। चलो ये हो गया सबका। अब देखो एक फंडामेंटल डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा मैं तुमको, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। सब बच्चे इधर देखो, ये है एटम, ये है उसका मॉलिक्यूल, ये है एटम, ये है मॉलिक्यूल, ये है एटम्स, ये है मॉलिक्यूल, ये है एटम्स, ये है मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है क्या? ये है एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, ये है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल ये दोनों भी है, और मॉलिक्यूल इधर वाले तीनों भी है। तो फर्क क्या है? ये वाले मॉलिक्यूल्स में तुम देख सकते हो H2 में H और H ही है, सेम अल्फाबेट है, डबल डबल, सेम अल्फाबेट है ना, डबल डबल। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स, या ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, और या फिर इनको बोलते हैं हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। बात समझ आएगी क्या बेटा? पक्का से ध्यान रहेगी क्या तुमको? और एटम्स तो अकेले ही रहते हैं, एटम्स तो हमेशा अकेले ही रहते हैं, छुट्टे छुट्टे ही रहते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन के एटम का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के एटम का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो दो एटम आ गए तो फिर बनेगा अलग अलग एटम, आ गए डिफरेंट एटम, तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया तो हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोजीनियस वाटर का मॉलिक्यूल। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया तो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। ये फर्क होता है एटम और मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखोगे। H2 एटम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ H एटम होता है, सिर्फ और सिर्फ H।
H2 मॉलिक्यूल और NH3 मॉलिक्यूल। ध्यान रहेगा कि पक्का सब बच्चों को, कोई अगर ये चार्ट लिखना चाहता है तो लिख ले, फर्क समझने के लिए। आगे से गलती मत करना, आगे से तुम्हें पता होना चाहिए कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। ऑनलाइन बच्चों तुमको भी पता होना चाहिए, तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए स्कूल में अभी आगे से। इतना सिंपल बना के इतना सिंपल से चार्ट बताया, फटाफट लिहून घ्या सगळेजण पटकन ऑनलाईन मध्ये। मैंने तुम्हारे लिए अभी हेट्रोन्यूक्लियर वर्ड लिखा, और एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि जब मैं 9th में DFC में था, गोविंद काबरा सर हमको फर्स्ट डे पढ़ा रहे थे, उस दिन मैंने पहली बार जिंदगी में हेट्रोन्यूक्लियर सुना था। तो तुम जस्ट अभी 9th में आए हो, और एटलीस्ट जो न्यू बच्चे आए हैं उन्होंने तो हेट्रोन्यूक्लियर सुना ही नहीं होगा, तो मुझे उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे को सब आता है, लेकिन तुमको, तुम्हारे लिए बहुत कुछ नया है, तो वो हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा इंडिफरेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा बायस्डनेस होता है हमेशा। बायस्ड पता है तुमको? बायस्ड टीचर किसी की तरफदारी करते हैं ना, एक क्लास में वो बच्चा होता है ना, टीचर का लाड, ठीक है, टीचर उसके प्रति थोड़े बायस्ड होते हैं। वो कभी हिस्ट्री के पेपर में डेट एंड इवेंट एक आधा क्वेश्चन छोड़ दे तो भी उसको 2 मार्क मिल जाते हैं, और तुम पूरा सॉल्व करो तो भी 2 मार्क कट हो जाते हैं। कुछ होता होगा स्कूल। हमारे टाइम में होता है, हमारे हिस्ट्री में डेट एंड इवेंट्स था, हमको साल बताते थे, साल तारीख रहती थी 15 फरवरी 1920, क्या हो उसका, मैं लिख देता हॉन्टेड पिक्चर की शूटिंग 1920। वो बच्चा था 5 बोरे, उसने 4 में से 1 लिखा नहीं था, परमिश ने टक 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 4 मार के दिए। नहीं, पेपर के दिन अपन रिजल्ट के दिन देखते ना एक दूसरे के पेपर, चाटे में दिखाते क्या पेपर? नहीं, हमारे स्कूल में दिखाते थे सर, नहीं बताते। हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट के वो जब भी जो बताए तो सबने धर लिया था उसको, और उसका पेपर लग गया था टीचर ने, तो उसका मुंह उतर गया, देखते जो बच्चा था। ये हो गया सबका। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये मैटर की सिंपल सी पाठशाला में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, और मैं यही मान के पढ़ूंगा कि तुमको कुछ नहीं आता है। तो सब बच्चे ध्यान से देखना, मैटर के अलग अलग स्टेट्स जो है ये क्यों बनते हैं, जैसे बचपन से जो तुम सुनते आए हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्यों बनते हैं अलग अलग स्टेट्स? तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बाद में आता है। पार्टिकल्स की एनर्जी लेवल जिसमें बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा ना अभी अपन ने, सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस। तो एनर्जी जिनकी कम होती है वो सॉलिड बनते हैं, एनर्जी जिनकी मॉडरेट होती है वो लिक्विड बनते हैं, और एनर्जी जिनकी बहुत ज्यादा होती है वो गैस बनते हैं। ऑफ कोर्स स्कूल में भी तुमने पढ़ा होगा, और अगर तुम साइंस में बहुत रुचि रखते हो तो वैसे तुमने तो बहुत 18-20 पढ़ के रखे होंगे। एक तो स्कूल लेवल पे एटलीस्ट जो तुमको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो एक और पढ़ाया होगा तुमको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसमें एनर्जी बिल्कुल कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। सॉलिड में तो भी एनर्जी कितनी रहती है, मिनिमम रहती है। लिक्विड में एनर्जी कितनी रहती है, मॉडरेट रहती है, मीडियम रहती है। गैस में कितनी एनर्जी रहती है, हाई रहती है। और एक तुमने स्कूल में सुना होगा, प्लाज्मा, जिसमें एनर्जी कितनी रहती है, भयंकर रहती है, एकदम आग ही चाह, भयंकर रहती है। समझ आ रहा है कि तुमको? तो ये मोटे मोटे देखा जाए तो हमको सिलेबस में 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने हैं, और अन्य भी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, नहीं तो बचपन से फिर फोर्थ में भी सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था ना, अभी सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे, क्या ही फर्क है? ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क रहे, थोड़ा सा बच्चों को लगे कि यार 9वीं की फीस भरी स्कूल में, कुछ तो होगा ना बना, इसलिए 2 नाम और बता देते। बाकी हमको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मेजरली पढ़ना, तुम बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। तुमको कभी भी स्टेट्स ऑफ मैटर की डेफिनेशन स्कूल में नहीं पढ़ाते, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर? तो स्टेट्स ऑफ मैटर आर फॉर्म्स ऑफ मैटर एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये बात ध्यान रखना। अब हमको थोड़ा सा पढ़ना है बेटा अलग अलग चीज, ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी तो देखो हमने देख ली है, लेकिन हमको थोड़ी थोड़ी चीज देखनी है, प्लीज ध्यान से सुनो। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ इधर ध्यान दे। एक पॉइंट हम देखते हैं, सबसे पहला एक पॉइंट हम देखते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में डिस्टेंस। सॉलिड में
पार्टिकल ऐसे रहते हैं, लिक्विड में ऐसे रहते हैं, गैस में ऐसे रहते हैं। तो सॉलिड के इसमें अगर D1 लिक्विड के दोनों पार्टिकल्स में, जिसने भी कॉलिंग की सुविधा है तो ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? थम्स अप दिखाओ, थम्स अप दिखाओ। ओके। तो D2 है और गैस के दोनों पार्टिकल में अगर डिस्टेंस D3 है, तो मुझे बताओ सबसे कम डिस्टेंस किसमें है? D1 बहुत कम, उससे बड़ा D2 है और उससे काफी बड़ा D3। ये समझ आया एक पॉइंट। फिर हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन फिर ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, इसलिए देख लेते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज बहुत ज्यादा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, और उससे भी कम रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस। ये सब बच्चों को ध्यान रहेगा। अब हम एक नई चीज की बात करते हैं, हाँ वो भी एक बात कर लेते हैं कि अगर इफ सेम मास लिया, सेम मास, मास पता है ना, भार, वजन नहीं, फिलहाल के लिए वजन ले लो। अगर हमने पानी का, बर्फ का और भाप का सेम वजन लिया, तुम बोलोगे भाई भाप का कैसे वजन रहता है? अरे मेजर कर लिया भैया, कैसे तो भी करके भाप का भी मेजर कर लिया। बर्फ का तो वजन कर ही सकते हैं। पानी तो तुम बोलोगे भाई 5 किलो पानी, अब तुम बोलोगे भैया पानी तो लीटर में मेजर करता है। अरे बाबा लिक्विड जनरली, लिक्विड्स का जनरली वॉल्यूम में मेजर करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वजन कर नहीं सकते, चाहे तो तेल का भी वजन बोल सकते हैं। लाते ना 10 किलो की कैन, वही करते ना, 10 लीटर की थोड़ी लाते कैन, किलो की लाते। तो इफ सेम मास अगर, देन हम उनका वॉल्यूम पढ़ाई कर रहे हैं, वॉल्यूम। मतलब हमने 5 किलो का बर्फ लिया, हमने 5 किलो का पानी लिया, और हमने 5 किलो का वेपर लिया, 5 किलो का आइस, 5 किलो का वाटर, 5 किलो का वेपर, ये हमने लिया। स्टीम क्यों नहीं ली? स्टीम गर्म होती, किधर भी भाग के चली जाएगी। नॉर्मल बस वेपर ली, एवापोरेशन से बनी होती। तो तुम देखोगे कि आइस इतना फैला होगा, पानी इतना फैला होगा, ठीक है, इतना सारा फैला होगा। और गैस चाहे जितनी जगह देते चले जाओ, जितना बड़ा रूम कर दो उतनी फैल जाए। तो वॉल्यूम अगर बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या रहता है? सबसे कम रहता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और बहुत ही ज्यादा रहता है वॉल्यूम ऑफ गैस। मैं जब डबल एरो दिखाता हूँ तो एम्फोसाइज करता हूँ, बहुत ज्यादा रहता है वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस को जितना रूम दे दो उतना ले लेगा, ठीक है, वॉल्यूम उसको जितना दे दो उतना ले लेगा। लिक्विड का, अब सॉलिड में क्या अपन लिखते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, डेफिनाइट रहता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनाइट रहता है। इसका गैस का वॉल्यूम साइज ऑफ कंटेनर, जितने कंटेनर में गैस को भर के रखा उतना उसका वॉल्यूम है। तुम्हारे पास गैस टाकी है घर पे, उसमें गैस कंप्रेस करके भरी, वही टाकी अगर फूट गई तो गैस तुम्हारे घर में फैल गई। तुम्हारे घर की दीवारें अगर नीचे गिरा दी गई तो गैस पूरी गली में फैल जाएगी। गली से पूरा गाँव गायब करके पूरा पूरी दुनिया में फैल जाएगी। गैस को जितनी जगह दो उतना कम, ठीक है, गैस को जितनी जगह मिली वो उसका इलाज, ऐसा गैस का रूल रहता है। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम जो है बहुत जास्त रहता है। क्यों जास्त रहता है? क्योंकि ये इनडेफिनाइट रहता है, फिक्स नहीं रहता। क्यों फिक्स नहीं रहता है? क्योंकि उसको अलग कंटेनर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगा। फिर बात करते हैं घट्टता, डेंसिटी। डेंसिटी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी बोलती है कि तीनों का सेम वॉल्यूम, मतलब इतने साइज का बर्फ, इतने साइज का, इतने खोखे में भर के पानी लाओ पानी, और इतने खोखे में भर के गैस लाओ गैस, जिसके पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं। अब इन तीनों का मास मेजर करो। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अब मास मेजर करो, तो ऑफ कोर्स बर्फ का मास बहुत ज्यादा है, उससे कम लिक्विड का मास है, और उससे ज्यादा ही गैस का, वेपर का मास आएगा। ये बात समझ आती है कि तुम बच्चों को पक्का? ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चों वॉल्यूम इसका भी सेम है, वॉल्यूम इसका भी सेम है, वॉल्यूम इसका भी सेम है। इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका तो छटक भरी। ठीक है, रुको एक मिनट, इसमें मजा नहीं है, रुको दूसरे से लिखते हैं। तो इसका मास कैसे लिखते थे भाई? कैसे लिखते
कर्सिव में से लिखते थे। तो इसकी डेंसिटी सॉलिड की बहुत ज्यादा रहती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मच हायर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड डेंसिटी ऑफ गैस इज मच मच स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इतना तो तुमको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ध्यान रहना चाहिए, और भी बहुत कुछ, लेकिन इतना तो तुमको विशेष ध्यान रहना चाहिए। ध्यान रहेगा कि पक्का? ठीक। अभी टाइम बहुत हो गया है, तो कल आते ही अपन लिख लेंगे, ये सेव रहेगा डॉक्यूमेंट, कल आते ही अपन लिख लेंगे। ठीक है, कल अगर मैं जिंदा रहा तो। बाय बाय। आरुष भाऊ, आपको समझ आ रहा है क्या? ओके ठीक है। कृष्णा जी, तुमको समझ आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाय। कल आते ही लिख लेंगे, आज की कोई जरूरत नहीं।